हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मज़े कर रहे होंगे। और दोस्तों, आप लोगों के लिए आज एक ऐसा लेक्चर लेकर के आया हूं और ये लेक्चर आप लोगों को मिलने वाला है ऐप में। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को ये यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आज लेक्चर दे रहा हूं। आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि ऐसा लेक्चर पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाला है। और ये लेक्चर जो हो रहा है दोस्त, ये हो रहा है अपने पास एमपी टेट। याद रखिएगा, एमपी टेट, केवीएस, एनवीएस या ईएमआरएस, अगर ग्रेड 1 की आप एग्जाम देना चाहते हैं तो दोस्तों बेसिक मैथमेटिक्स का मेरा पोर्शन कंप्लीट होते जा रहा है धीरे धीरे। और मैं अभी वेक्टर पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो वेक्टर का आज पहला लेक्चर था हमारा और इसमें मैंने इस तरीके से वेक्टर पढ़ाने की कोशिश किया है कि जिस तरीके से हम लोग किस में पढ़ाते हैं, जेई या जेई एडवांस में पढ़ाते हैं, है ना। जेई मेंस एडवांस में जैसे वेक्टर्स को पढ़ाते हैं उसी प्रकार से मैंने आप लोगों को पूरा पूरा पढ़ाने की कोशिश किया हूँ। याद रखिएगा दोस्तों, ऐसा आपको यूट्यूब पे कहीं और नहीं मिलेगा, ठीक, कहीं कहीं और नहीं मिलेगा। दूसरी बात, अगर आप कोई भी किसी भी का मतलब कि ऐप से कोर्स परचेस करते हैं तो मैं आपको एक गारंटी दे दूंगा, 100% लिख करके दे सकता हूं कि ऐसा कोई भी नहीं पढ़ा रहा होगा। एक एक बारीक बारीक नोट्स, है ना, जाइएगा नहीं, छोड़ करके जाइएगा नहीं, इस लेक्चर को पूरा देखिएगा। अगर आप ग्रेड 1 अगर फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं दोस्त, फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं ना, ग्रेड 1 के लिए एमआरएस हो, केवीएस हो, एनवीएस हो या एमपी टेट हो, छोड़ के जाइएगा नहीं, इस लेक्चर को पूरा देखिएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि मेरा 1.5 घंटा बर्बाद जा रहा है ना। 1.5 घंटे का लेक्चर है, 1.5 घंटा आपका बर्बाद है, ये सोच करके आप इसको पढ़ लीजिए। लेकिन अगर आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाए कि यार इस बेसिक लेवल में कोई टीचर हमको पढ़ा रहा है, ठीक है, बहुत ही बेसिक लेवल में, तो प्लीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपके लिए काम कर रहा हूं। मैं आप लोगों से बोल क्यों रहा हूं कि आप कोर्स को ज्वाइन करें। आपको ऐसा लग रहा होगा, मैं आपको एक बार बता रहा हूं। देखो, ये कोर्स हमारा लॉन्च हो चुका है मेरे ग्रेविटी गुरु ऐप में, है ना। ऐप का नेम मैं आपको बताता हूं कि मैं आपको बोल क्यों रहा हूं कि आप ऐप परचेस करें। ऐसा नहीं है, मेरा इसमें फायदा है, मैं मानता हूं कि मैं पैसे भी कमाऊंगा, लेकिन मैं सीधी सीधी बात करता हूं दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो ऐप अपने पास है मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ऐप जो है, ऐप का नेम रहेगा अपने पास ग्रेविटी गुरु, है ना। ग्रेविटी गुरु है अपने पास, ग्रेविटी गुरु, ठीक है। ग्रेविटी गुरु ऐप का नाम है, ग्रेविटी गुरु ऐप का नाम आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे नंबर, मेरा पर्सनल नंबर आपको दे रहा हूं, टेंशन मत लीजिएगा। ये मोबाइल नंबर लिख लीजिए, मैं मोबाइल नंबर दे देता हूं आप लोगों को, ठीक है। मोबाइल नंबर, मेरा मोबाइल नंबर जो रहेगा दोस्तों 7999843644 है, ठीक है। अब इस पे संपर्क कर सकते हैं मुझसे, कोई भी प्रॉब्लम हो। देखो, ऐप हमारा लॉन्च हो चुका है जो केवीएस में, स्पेशल ग्रेड 1 को देख करके नहीं पढ़ा रहा दोस्त, है ना। अगर ग्रेड 1 की तैयारी कर रहे हो तो इजीली हो जाएगी। मेरा कंसेप्ट है केवीएस, ईएमआरएस और एनवीएस। मैं इस लेवल का पढ़ाना चाह रहा हूं आप लोगों को, है ना। इस लेवल का ऐसा पढ़ाना चाहता हूं कि भाई खत्म हो जाए सब चीजें, है ना। इस बार ग्रेड 1 क्लियर करना है, ठीक है, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपको जो प्राइस दी जा रही है वो बहुत ही मिनिमम है भैया। 1999 में आप लोगों को दिया जा रहा है। टेस्ट दूंगा, डीपीपी, एक वर्ड यूज कर रहा हूं, डीपीपी आप लोगों ने सुना ही होगा, डीपीपी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ये नीट और जेई वाले बच्चों को दी जाती है। मैं आप लोगों को डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी दूंगा, ठीक है। टेस्ट भी दूंगा, आपको टेस्ट भी सॉल्व करने, तो टेस्ट भी आप लोगों को मिलेंगे, डीपीपी भी मिलेगी, है ना। और आप लोगों को मेनी क्वेश्चंस दूंगा, इतने क्वेश्चन दूंगा कि आप थक जाएंगे प्रैक्टिस करते करते। मतलब मेरा एक ही उद्देश्य है, मैं यहां पर क्यों बोल रहा हूं आप लोगों को कि इस ऐप को परचेस करें, इस कोर्स को परचेस करें, क्योंकि दोस्तों मैं जो नॉलेज है, मैं जो नॉलेज दे रहा हूं, तो मैं ये चाहता हूं कि मैक्सिमम बच्चा इसको मतलब कि ले सके, ठीक है। ऐसा फिजिक्स आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं भाई। जेई और नीट का टीचर आपको ग्रेड 1 का पढ़ाने आया है तो टेंशन मत लो। मैं ऐसा नॉलेज दूंगा बच्चों आप लोगों को कि ऐसा नॉलेज कहीं और नहीं मिलेगा। आप बाद में पछताएंगे, फिर है ना, फिर बाद में पछताएंगे। फिर ये कहावत याद आती है मेरे गांव की, मेरे दादाजी लोग बोलते थे कि बाद पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। और ये बात आपके साथ जरूर लागू होगी अगर आप ये गलती करेंगे कि भाई अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। फिर बाद में पछताते रहोगे और बोलोगे कि सर हमें ज्वाइन कर लेना था आपका कोर्स को, ठीक है। फिर बाद में पछताते रहोगे। उससे बढ़िया है कि हम पहले के पहले ये चीजें कंप्लीट कर ले,
बात समझ में आ रही है? तो पहले के पहले अपने को चीजें कंप्लीट करनी पड़ेगी और एकदम बेहतरीन लेवल में। और मैं अकेला पढ़ाऊंगा दोस्तों, ऐसा नहीं कि टीचर बदलते जाएगा। फिजिक्स का टीचर बदलेगा नहीं, फिजिक्स मैं ही पढ़ाऊंगा, पूरा का पूरा कंप्लीट आपको करके दूंगा। न्यूमेरिकल वैसे, कंसेप्ट वैसे, इसलिए तो बोल रहा हूं आप आज जाकर के देख लीजिएगा, इस पूरे के पूरे लेक्चर को जाकर के देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसके बाद और एक लेक्चर लेकर के आऊंगा आप लोगों के लिए, है ना, और एक लेक्चर आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, वो भी आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। ठीक है, उस कंसेप्ट को भी ध्यान से देखिएगा, एक एक मैं चीजें बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे पढ़ते हैं, कैसे चीजें क्या करते हैं। तो आपको तब मजा आएगा और तब समझ में आएगा यार टीचर का लेवल क्या है। ठीक है, तो थोड़ी सी बकवास कर रहा हूं लेकिन आप लोगों के लिए एक अच्छी बात बता रहा हूं कि भाई एक बार जरूर जाकर के देखिएगा, एक बार जरूर जाकर के देखिए, एक बार आप अपने 1.5 घंटे बर्बाद करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप लोगों ने तो वेक्टर को अभी तक ऐसा पढ़ा भी नहीं होगा कि वेक्टर क्या चीज है ना, वेक्टर क्या चीज है, वो चीज आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। तो एक बार आप देख लीजिए इस लेक्चर को, अगर आपको पसंद आ जाए ना तो भाई बहुत कम प्राइस है ना, 2,000 रुपए बहुत कम होते हैं, है ना, अगर आपको ग्रेड 1 की तैयारी करनी है तो, है ना, ग्रेड 1 की ही तैयारी नहीं करा रहा हूं भाई, है ना, जो मैं कोर्स, जो सिलेबस, जो चीजें लेकर के आया हूं ना, वो तो भैया 2,000 रुपए में भाई, ये बोलना चाहिए उठ के मुंह में जीरा वाला प्राइस है ये। ठीक है ना, केवीएस या हमारे एनवीएस पढ़ाने वाला हूं भाई, तो बात समझ लो क्या लेवल रहेगा, है ना। और डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपको यूट्यूब पे करवाऊंगा मैं, बात समझ में आ रही है? तो आपको मतलब एकदम बांध करके रखूंगा मैं पूरा पूरा ऐसा। अगर आप मेरे साथ बने रह गए ना दोस्त, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप ग्रेड 1 पास कर जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो हमारा जो टॉपिक रहेगा आज का, जो टॉपिक है वो वेक्टर है ना। तो वेक्टर यानी कि हम सदिश को पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीजें होगी इस पर बात करने वाले हैं दोस्त। तो आप लोग अपना 1.5 घंटा बर्बाद कीजिए, एक बार बर्बाद करने बोल रहा हूं कीजिए, और आप देख लीजिए कि क्या लेवल है टीचर का, क्या लेवल और किस लेवल में जाके पढ़ाएगा टीचर, है ना। उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो चलिए, आप लोगों से उम्मीद है कि आप जरूर कोर्स को परचेस करेंगे, है ना। वैसे तो परचेस नहीं, मतलब देख लीजिए पहले, अगर आप लोगों को लगता है तो परचेस कीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्त सदिश। क्या स्टार्ट करेंगे? सदिश। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास दिख ही रहा होगा, हम स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर सदिश। तो बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है सदिश। अगर सदिश आप लोगों को नहीं आएगा दोस्तों, तो मैं कंफर्म होकर के बोल देना चाहूंगा, सरस्वती जी गुड मॉर्निंग, कहां गए थे, लाइव नहीं आ रहे थे आप, ठीक है, कहां चले गए थे, ध्यान से देखिए। तो भाई सदिश एक ऐसा टॉपिक है जो फिजिक्स का बेस है ना। अगर ये आप लोगों को नहीं आएगा तो मैं आप लोगों को ये बात बता देना चाहूंगा कि बहुत सारी प्रॉब्लम होने वाली है फिर आगे। चलिए, ओके ओके ओके, ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर आपने देख लिया होगा। ठीक है, तो वेक्टर में ध्यान से देखिएगा, वेक्टर में ध्यान से देखिएगा कि ये इतना बेसिक है कि जब हम लोग स्पेशल फिजिक्स पढ़ना शुरू करेंगे, बहुत ही मजेदार फिजिक्स पढ़ना शुरू करेंगे, तो फिर वहां पर आपको फंसा देगा वेक्टर। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इन चीजों को। तो चलिए वेक्टर के बारे में शुरुआत करते हैं कि वेक्टर है क्या। तो सबसे पहली बात, हम वेक्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं यहां पर आना चाहूंगा एक स्लाइड पर। हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है इसको हम समझते हैं पहले, उसके सॉरी स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, फिर वेक्टर पे धीरे से आने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, क्या बोलता है कि स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशियां, क्या बोलता है कि द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, यानी जिसमें क्या होगा सर, ओनली मैग्नीट्यूड हो बट नो डायरेक्शन, बट नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। यानी ऐसी क्वांटिटी जिसमें तो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड जरूर होगा, लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं होगी, डायरेक्शन नहीं होगी, इसे हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं होती, दिशा नहीं होती, अदिश राशियां कहलाती है, अदिश राशियां कहलाती है। दूसरी बात, स्केलर एग्जाम्पल एनिमेट। ठीक है, जी 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 जी, अभी बता रहे ध्यान से देखिए, और एनिमेटर बोल रहे हैं जी, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, एक बात और याद रख लेना कि ये हमारे पास, ठीक है, हम इतनी बात तो जान रहे हैं कि सर इसमें परिमाण और दिशा, परिमाण तो होगा लेकिन दिशा नहीं होगी। लेकिन एक बात और याद रख लेना, एक बात और याद रख लेना आप, कि भाई एक बात याद रखेंगे, क्या बात याद रखेंगे, हाँ, कि ये राशियां बीजगणित के नियमों यानी कि सर योग, गुणा, भाग, घटाव का पालन करती है, का पालन करती है। इस बात को याद रख लीजिएगा,
इस बात को याद रख लीजिएगा। ये जो राशियां होती है, ये जो भौतिक राशियां होती है, या जो स्केलर क्वांटिटी होती है, ये बीजगणित के नियमों, बीजगणित मतलब जैसे हम जोड़ते हैं साधारण तरीके से जोड़ना, 2 धन 5, 2 धन 4, है ना, इस प्रकार जोड़ना, सर गुना भाग व घटाओ, घटाओ मतलब अंतर का जो पालन करती है, ये ऐसी राशियां है ना, ये ऐसी राशि होगी जो नॉर्मली हम इनको जोड़ सकते हैं, नॉर्मली हम घटा सकते हैं, नॉर्मली हम गुना कर सकते हैं, नॉर्मली हम भाग दे सकते हैं। ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं सर? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी की अगर एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल होगा, मान के चलिए हमारे पास एग्जाम्पल ले लेते हैं तो दूरी, दूरी मैंने कहा 4 किलोमीटर और फिर 5 किलोमीटर, दोनों को जोड़ूंगा तो 4 और 5 9 किलोमीटर, साधारण तरीके से जुड़ गए। घटा दिए, 5 में से 4 गया तो 9 हो गया, 5 में से 4 गया सर तो 1 हो गया सर, साधारण तरीके से हमने क्या कर दी, घटा दिए। गुना करना है, गुना कर सकते हैं, है ना। दूरी, दूरी के बाद अगर हम देखें चाल, ठीक है सर, घनत्व, आयतन आदि, ये सभी क्या है दोस्तों? ये सभी आप लोगों के पास अदिश राशियां है। ये सभी क्या आप लोगों के पास अदिश राशियां है। तो अदिश राशियों के बारे में ज्यादा समझाने की बात होनी नहीं चाहिए कि भाई अदिश राशियां क्या है, जिसमें परिमाण होगा लेकिन, जिसमें परिमाण होगा लेकिन दिशा बिल्कुल भी नहीं होगी, अदिश राशियां होती है। और ये बीजगणितीय नियम का क्या करती है? पालन करती है ना। ये बीजगणितीय एल्जेब्रिक लॉज जो होते हैं उन्हें क्या करती है सर? फॉलो करती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ये बात। अब दूसरी बात आते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी पर। तो वेक्टर क्वांटिटी की बात कर लेता हूं। वेक्टर क्वांटिटी क्या है सर? द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यानी कि भाई अपने पास क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए। एंड ओबे लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, है ना, वेक्टर अलजेब्रा आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। और क्या करेगी सर? ध्यान से देखिए, एंड ओबे लॉ, है ना, जिसको ऐसे लॉ को फॉलो करना है, पालन करेगी, क्या बोलता है? ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, यानी वेक्टर अलजेब्रा के जो नियम होते हैं उनको क्या करेगी? उनका क्या करेगी? पालन करेगी। उन्हें हम क्या बोलेंगे सर? वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं तथा जो सदिश बीजगणित के नियमों का पालन करती है उसे क्या कहते हैं? सदिश राशियां कहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे दोस्तों? सदिश राशियां कहेंगे। उन्हें क्या कहेंगे हम लोग? सदिश राशियां कहेंगे। तो चलिए अब इन पर थोड़ा सा मैं आगे डिस्कशन करने वाला हूं। इतनी बात तो सभी को पता थी, इसका एग्जाम्पल सुन लीजिए बस, फिर मैं चीजों को अब लेवल में लेके जाने वाला हूं धीरे धीरे। सदिश में हम देखेंगे तो विस्थापन देख सकते हैं, विस्थापन, वेग, त्वरण, ठीक है, यहीं पर हम बल देख सकते हैं, बल, ये सब क्या है सर? आदि। ये क्या है अपने पास? ये अपने पास सदिश राशि है। ये अपने पास क्या है दोस्तों? सदिश राशि है। अब मैं चीजों पर वापस जाता हूं और ये एक पेज छोड़ा था मैंने, अब यहां से शुरुआत करते हैं सदिश अदिश की, है ना। यहां से शुरुआत करते हैं सदिश अदिश की। वैसे तो अदिश का काम खत्म है, अदिश को सिर्फ हमको समझना था कि क्या होता है, कैसे होता है, बस। अब हम बात करने वाले हैं सदिश की। तो सदिश को बहुत ध्यान से समझिएगा। सदिश को मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि सदिश एक्चुअल में है क्या, है ना। अब ध्यान से देखो, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती है ना, कुछ फिजिकल क्वांटिटी होती है, वो क्या करती है? अगर जैसे मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि मान के चलो किसी किसी ऐसी कोई क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन भी होती है ना, डायरेक्शन भी होती है। दूसरी बात, मैग्नीट्यूड भी होता है। लेकिन भाई वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, लेकिन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, लेकिन वो फिजिकल क्वांटिटी आपकी क्या होगी? स्केलर, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। तो ये कैसे दिखाते हैं? ध्यान से देखिएगा, मैं चीजों को समझाने की कोशिश कर लेता हूं, या मैं दो तरीके बताने वाला हूं, दो चीजों को बताने वाला हूं। यहां पर हम स्केलर और वेक्टर के बीच में कंफ्यूजन को खत्म करेंगे। पहली बात याद रखना, अगर मैंने बोला एक मेरे पास वायर है, ये ठीक है, ये वायर है, इसमें मैंने कहा कि मान लो 6 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा, 6 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा, ठीक है। अब मैंने ये बात कहा कि मान लिया जाए ये आपके पास जंक्शन है, संधि है, और यहां से इधर करंट फ्लो हो रहा और यहां से इधर करंट फ्लो हो रहा। करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा, इस डायरेक्शन में, मतलब इस पॉइंट पर आने के बाद करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब मैंने कहा ये 6 एम्पियर करंट है, यहां पर फ्लो हो गया 4 एम्पियर करंट, और यहां पर हो गया 2 एम्पियर करंट फ्लो हो गया, ये 2 एम्पियर करंट फ्लो हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, क्या अगर मैं एक बात आप लोगों को बोलूं, ये इस करंट को हमने I1 नेम दिया, ये I1 है, ध्यान से देखिएगा, हम नेम दे रहे हैं, इसको समझिएगा, I1, I2, I1, I2, और ये हो जाएगा अपने पास I3, है ना। मैं इतना डिटेल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जितने भी कंफ्यूजन होते हैं वेक्टर अलजेब्रा में वो खत्म हो जाने चाहिए, ठीक है। अब मैं अगर इसकी बात कर रहा हूं तो भाई अगर मैं इन दोनों चीजों को देखूं तो भैया ये क्या हो जाएगा सर? I1
इज इक्वल टू I2 प्लस I3 होना चाहिए। इसका मतलब 6 एम्पियर इज इक्वल टू 4 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर होगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला मान लिया जाए यहां एंगल अपने पास, यहां एंगल अपने पास 60 डिग्री था, ओके, डजंट मैटर। अब ध्यान से देखिए, इसी डायग्राम को मैं अगेन बनाता हूं। मैंने बोला 6 एम्पियर करंट फ्लो हो गया, ठीक है। अब ये जंक्शन आ गया, मैंने कहा एक वायर ये इस डायरेक्शन में चला गया और एक वायर इस डायरेक्शन में चला गया, है ना। यहां पर अपने पास 4 एम्पियर करंट फ्लो होगा और मैंने कहा यहां पर जो फ्लो हो रहा है वो 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। आपके पास आपने देखा सर कि यहां जंक्शन क्या है, ये जंक्शन है। यहां एंगल जो बन रहा है आप देखेंगे, इस एंगल को देख पा रहे होंगे, तो ये एंगल अपने पास 180 डिग्री बन रहा है, ये एंगल अपने पास 180 डिग्री बन रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पर भी बात करूं कि I1 इज इक्वल टू I2, है ना, प्लस क्या हो जाएगा सर I3, तो ये हो गया 6 एम्पियर इज इक्वल टू भैया 6 और 2 कितना हो जाएगा अपने पास, 6 सॉरी 4 और 2 4 एम्पियर प्लस कितना हो जाएगा 2 एम्पियर होगा, ये 2 एम्पियर होगा। क्या बात समझ में आ गई? हाँ, तो ये सब बराबर होंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये भी अपने पास वैल्यू बराबर होगी और ये भी वैल्यू अपने पास बराबर होगी, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ कि अगर मैंने दो वेक्टर क्वांटिटी या दो एक हमने क्वांटिटी को या हमने एक फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया और दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद एंगल भी चेंज किया, फिर भी देखो इनमें कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये कौन से सम को फॉलो कर रही है, तो ये एल्जेब्रिक सम को फॉलो कर रही है ना। किस सम को फॉलो कर रही है? एल्जेब्रिक सम को फॉलो कर रही है, एल्जेब्रिक सम को फॉलो कर रही है ना, बीजगणितीय योग को फॉलो कर रही है। और बीजगणितीय योग को जो भी फॉलो करता है वो क्या होता है सर, वो स्केलर क्वांटिटी होती है। वो क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होती है भाई। अब ध्यान से देखो भैया, अभी मेरे को बताओ कि 6 एम्पियर करंट यानी मैग्नीट्यूड है। आप बोलेंगे हाँ सर ये मैग्नीट्यूड है। अब मैं एक बात बोलना चाह रहा हूं कि सर ये पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में चल रही है। आप बोलेंगे यस, करंट की जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन होती है। अब बोलते सर इसकी डायरेक्शन रहेगी, इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलेगा, इसमें मैग्नीट्यूड भी है, इसमें डायरेक्शन भी है, बट क्या ये वेक्टर एल्जेब्रा को फॉलो कर रही है? क्या ये वेक्टर एल्जेब्रा को फॉलो कर रही है? नहीं, ये तो सर एल्जेब्रिक सम को फॉलो कर रही है, जो नॉर्मल हम एल्जेब्रिक सम करते हैं उसको फॉलो करती है। देखो 4 और 2 6 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, एंगल चेंज करने पर भी चीजें नहीं बदली। क्या बातें समझ में आ गई? इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए। अब मैं इसी को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसी बात को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि मान लिया जाए, इस बात को अपन ऐसे कंसीडर करते हैं कि मैंने कहा एक इस प्रकार से चल रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, ये A टू B चल रहे हैं। मान लो रामलाल है, मेरे एग्जाम्पल रामलाल श्यामलाल वाले ही रहेंगे क्योंकि मेरे दोस्त के नेम है ना, मेरा दोस्त है, बहुत ही मतलब जिगरी दोस्त है, उसका नाम राम है, सॉरी श्याम है, और उसके छोटे भाई का नाम राम है, उल्टा नाम रख दिए है ना, बड़ा का श्याम छोटे का राम, ठीक है। तो मैं उनका नाम लेते रहता हूं और उन्हीं का नाम लूंगा आज भी, ध्यान से देखते चलिएगा। मैंने बोला रामलाल, रामलाल अगर मान के चलिए इस A पॉइंट से B पॉइंट पर चल रहा। अब मान लो रामलाल को उसकी मम्मी ने कहा कि भाई जा, मेहमान आए हैं घर में, है ना, और क्या बनाना है? नाश्ता बनाना है। मेहमान आ गए, नाश्ता बनाना है, और नाश्ता बनाना है तो भाई नाश्ते का खत्म हो गया है, तो नाश्ता लेकर के आना दुकान से। जब वो दुकान जाएगा, जब वो शॉपकीपर के पास जाएगा, शॉप में जाएगा, तो भाई अगर मान के चलिए इस पॉइंट से A टू B जा रहा है, अगर घर है ये दुकान है, मान लो ये यहां से यहां तक अगर जा रहा है, तो मैंने कहा कि मान लो ये 4 किलोमीटर चला, ये 4 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है, 4 किलोमीटर चला। लेकिन जैसे ही शॉप में पहुंचेगा तो उन्होंने कहा भाई हमारे पास तो खत्म हो गया है, आगे शॉप है वहां चले जाओ, इस C पॉइंट पर चले जाओ, वहां पर आपको चीजें मिल जाएगी। तो भैया ये यहां से यहां तक चला गया, तो मैंने कहा ये सर 3 किलोमीटर आगे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भैया यहां बताइए मुझे, अगर मैं यहां पर डिस्टेंस देखूं, अगर मैं डिस्टेंस देखूं, दूरी देखूं, तो भाई दूरी कितनी हो जाएगी? 4 धन 3 बराबर 7 हो जाएगी। बराबर कितना हो जाएगा सर? बराबर 7 हो जाएगा, तो 7 किलोमीटर आएगा। उसके बाद ध्यान से देखिए डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, सर ये 4 धन 3 बराबर कितना हो जाएगा? 7 किलोमीटर ही होगा, यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अपने पास सेम हुआ। देखो मैं एकदम बेसिक से कंसेप्ट को उठा रहा हूं, आप चीजों को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर इतना बेसिक अगर आप लोग पढ़ते हैं, इतना बेसिक अगर आप लोग पढ़ते हैं, तो आप लोगों के लिए ही अच्छा होगा दोस्तों, है ना।
आप लोगों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि जितने बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं केवीएस में, एमआरएस में, एमपीटेट में, उन सब चीजों की बात कर रहा हूं, बड़े ध्यान से देखते चलिएगा। सेकंड कंडीशन देखते हैं दोस्तों, सेकंड कंडीशन उठाते हैं। मैंने कहा कि अब मान लिया जाए ये पॉइंट ए से चला, ठीक है, सेकंड कंडीशन, ये पॉइंट बी तक चल रहा है 4 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है, किलोमीटर। अभी दूसरी कंडीशन है, दूसरे बार उसके घर मेहमान आ गए, नाश्ता उसने नाश्ता का एक ही बार के लिए लाया था भाई, बोले यार कौन, 4 मेहमान आए, 4 के लिए बनाओ बस, है ना। अगर मान लो पोहा लेकर के आया, तो पोहा तो खराब हो जाता है, पता है कि नहीं आप लोगों को, कड़वा हो जाता है, होता है कि नहीं आपके इधर भाई, हमारे इधर तो हो जाता है कड़वा, है ना। तो क्या होगा, वो कड़वा हो जाएगा, तो ज्यादा लेकर के नहीं आएगा, थोड़ा ही लेकर के आएगा। अब थोड़ा ही लेकर के वो आया है, थोड़ा ही लेके आया, तो भाई खत्म हो गया। अब दूसरे बार मेहमान आ गए, फिर मम्मी बोले मम्मी भाई जा रहे, राम बोले अरे यार ठीक है, फिर जा रहा है श्याम भाई, श्याम भाई ए से बी चला गया। अब बोले ए से बी पहुंच गया, ध्यान से समझना, 4 किलोमीटर चला। अब बोल रहा है कि भैया फिर मेरे पास खत्म है, अब मेरा फिर से नहीं है, भैया दुकान ही क्यों खोल के रखा है यार, कुछ नहीं है तो। अब क्या बोलेगा, सर वो सी पे मत जाओ, ध्यान से देखना। अब सी पे मत जाओ बोलेगा, वो क्या बोलेगा, तुम्हारे घर से इधर भी एक रास्ता है, तो बोलेगा वो एक सी नई दुकान खुली है, इसका एक कॉन्टेक्ट है इससे, है ना, यानी इसके भाई की दुकान है मान के चलो। बोलेगा अब इधर आगे मत जा यार, एक नई दुकान खुल गई है, वहां चले जाओ, वहां अच्छा मिल जाएगा। तो सी पर चला और ये 3 किलोमीटर ही डिस्टेंस कवर किया इसने, 3 किलोमीटर ही डिस्टेंस कवर किया। अब ध्यान से देखिए, अगर ये डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, मैं डिस्टेंस को DIST लिखूंगा और डिस्प्लेसमेंट को DISP लिखूंगा, है ना, दूरी और विस्थापन। दूरी देखोगे कितनी दूरी तय किया भाई इसने, तो दूरी तय किया 4-3 बराबर 7। और अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट किया, तो डिस्प्लेसमेंट इसने किया 4-3 बराबर 5, दोनों में अंतर है। सर पागल हो गया, ये 5 कैसे लिखे, ध्यान से समझो भाई। अगर डिस्प्लेसमेंट देखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल टू फाइनल चेक करते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैसे चेक करते हैं, इनिशियल टू फाइनल चेक करते हैं। तो भाई ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, है ना, पीजीटी लगा देंगे, पीजीटी लगाएंगे तो भाई ये 4 का वर्ग 16, है ना, 3 का वर्ग 9, है ना, जो 4 है 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 16 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, सो 5 किलोमीटर। क्लियर, क्लियर है। यहां पर किसी को डाउट आएगा तो पूछ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं। चलो नेक्स्ट क्या होगा भाई, नेक्स्ट में कहता हूं कि मान के चलिए फिर से वही थर्ड टाइम इनके अगर मेहमान आ गए, और थर्ड टाइम मेहमान आ गए, ए से बी चला गया भैया, कितने किलोमीटर, 4 किलोमीटर चला गया ए से बी। अब ध्यान से सुनिएगा, अब ध्यान से सुनिए, अब फिर से वो 4 किलोमीटर चला, अब फिर से इसके पास नहीं, इसने तो दुकान बंद कर देनी चाहिए भाई, इसके पास कुछ नहीं रहता है ना, भाई चलो वापस आओ। अब क्या करेंगे सर, वापस आ गए, वापस आ गए, अब बोले देखो ध्यान से, ए से भी आ गए। अब इन्हें बोला यहाँ खत्म हो गया, अरे एक काम करना यार, और एक नई शॉप खुली, अभी इधर भी कहां जा रहा है दूर, भैया अब क्या करो, यहां से आप बी से रिटर्न लौट जाओ, बी से रिटर्न लौट जाओ, चलो लौटे बी से रिटर्न लौटेंगे सी पॉइंट पर। अरे आपके घर के पास ही तो एक शॉप खुली है, अरे हमको कहा मालूम बाबा, हमको कहा मालूम बंधु, सर 3 किलोमीटर डिस्टेंस वापस कवर किया, मतलब भैया उसके घर से 1 किलोमीटर दूर ही एक दुकान थी, चलिए यहां पर आ गया। तो अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, अगर ये ऐसे कर रहा होगा तो भाई डिस्टेंस क्या आएगा, डिस्टेंस अपने पास होगा 4-3, वो 4 पहले चला फिर 3 चला तो बराबर 7 किलोमीटर चल गया। उसके बाद ध्यान से देखिए डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा, अब डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो इस बात को समझ लेना, 4 + 3 कितना हो गया, 7 हो गया, पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा सर, 4 + 3 इज इक्वल टू सर 1 किलोमीटर ही होगा। सर ये कैसे आया, तो भाई ये -3 अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा तो माइनस लगा देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा तो माइनस लगाएंगे, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा दोस्तों। अरे भाई जब वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन बहुत मैटर करता है ना, अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे तो नेगेटिव कर दो, तो 4 + और माइनस, है ना, माइनस हो गया 3, तो ये इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 किलोमीटर आ गया। अब एक बात ध्यान से देखिए भाई, पहली कंडीशन में देखो ध्यान से, पहली कंडीशन में 7 ही आ रहा था, दूसरी कंडीशन में 7 5 आ गया, तीसरी कंडीशन में 7 1 आ गया। अब एक बात समझो, अब एक बात समझो, मैं आप लोगों को एक बात बताने जा रहा हूं बेहतरीन वाली। भाई डिस्टेंस क्या है, तो हम यहां देखेंगे डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना, डिस्टेंस क्या है अपने पास, तो मैं बोल सकता हूं जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है भाई मेरे, कैसी क्वांटिटी है ये सर, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, सर डिस्प्लेसमेंट कैसी है, सर वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर लिखो कोई बात नहीं, वेक्टर क्वांटिटी हो गई, दो बात आ गई सर, स्केलर एंड वेक्टर, हाँ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ध्यान से देखो भैया, डिस्टेंस क्या चेंज हो रही है, क्या चेंज हो रही है, नहीं हो रही है सर, क्यों नहीं चेंज हो रही है, क्योंकि ये एल्जेब्रिक सम को फॉलो कर रही है। किसको फॉलो कर रही है सर, एल्जेब्रिक सम को फॉलो कर रही है। लेकिन ये बार बार चेंज क्यों हो रही है सर, क्योंकि ये वेक्टर सम को फॉलो कर रही है। वेक्टर किसको फॉलो करता है भाई,
वेक्टर किसको फॉलो करता है सर? वेक्टर सम को फॉलो करता है, वेक्टर सम को फॉलो करेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। पहली कंडीशन यहां पर अगर मैं चीजों को समझाना चाहूं तो भाई यहां एंगल कितना डिग्री था? यहां एंगल 180 डिग्री था, एंगल 180 डिग्री था। यहां इन दोनों के बीच में कितना एंगल था सर? 90 डिग्री था। यहां इन दोनों के बीच में कितना डिग्री एंगल है सर? 0 डिग्री एंगल है। बात समझ में आ गई? तो भाई ध्यान से देखो, सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट 5 लिखा है। जी 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 सरस्वती जी, 5 ही लिखा हूं, 5 ही लिखा हूं, 5 ही लिखा हूं सरस्वती जी, ये 5 ही लिखा है ना? ध्यान से सुनिएगा, है ना? 4 धन 3 5 ही लिखा है। 4 धन 3 5 क्यों लिखा है मैं बता चुका हूं, मैं बता चुका हूं क्यों लिखा है। ध्यान से देखो, ये 4 है। देखो पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा तो मैं अगर AC निकालना चाहूंगा तो अंडर रूट आप क्या लगेगा सर? AB का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर धन सर ये क्या होगा? 3 का स्क्वायर बराबर कितना आएगा सर? 16 धन ये आ जाएगा 9, तो अगर जोड़ देंगे सर 25 और 25 का स्क्वायर रूट सर 5, इसलिए 5 लिखा है सरस्वती जी। ठीक है, ओके, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहां पर क्लियर। अब सुनो, ये वेक्टर सम को फॉलो कर रहा है तो भाई देखो एंगल चेंज होने के कारण, अब ध्यान से समझो, एंगल चेंज होने के कारण, कोण को बदल देने के कारण या एंगल के चेंज होने के कारण सर वेक्टर क्वांटिटी में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। वेक्टर क्वांटिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है, बदल रही है भाई, है ना? देखो एंगल चेंज कर रहे हैं तो वेक्टर अपने पास चेंज हो रहा है। लेकिन यहां ध्यान से देखो, क्या एंगल चेंज कर रहे थे तो क्या वैल्यू चेंज हो रही थी? सर बिल्कुल चेंज नहीं हो रही थी। इसका मतलब ये अपने पास क्वांटिटी थी, वो स्केलर क्वांटिटी थी, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ये अपने पास स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी अलग से दिखा दिया मैंने कि डिस्टेंस अपने पास कैसी है सर? तो डिस्टेंस अपने पास स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट कैसी वेक्टर क्वांटिटी है। क्या यहां तक बात समझ में? जल्दी बता दो भाई, एकदम चीजों को बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि वेक्टर और हमारे पास स्केलर में क्या चेंजेस हो रहे हैं, कैसे चेंजेस हो रहे हैं, ये बात तो आपको समझ में आ जाएगी, है ना? कैसे हम डिफरेंस चेक कर सकते हैं, ये भी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, यानी कि एंगल पर डिपेंड करती है। अब एक बात और आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मैं यहां पर एक नोट लिखना चाहूंगा, इस नोट को ध्यान से देखो, ये एकदम बेहतरीन वाला नोट को ध्यान से समझते हैं भाई, नोट को लिखने की कोशिश करते हैं। नोट, ठीक है, नोट में एक बात समझ लेना भाई कि अपने पास इफ थीटा इज, या मैं कह सकता हूं ऐसे लिखो ना, इसको ऐसे लिखो, हिंदी में बता देता हूं मैं इसको, ऐसे लिखो, यदि कोण का मान, यदि दो वेक्टर के बीच में, दो वेक्टर मतलब सदिशों के बीच का कोण बढ़ा दिया जाए तो कोण बढ़ेगा, तो राशि या मैग्नीट्यूड लिखो या परिमाण भी बढ़ेगा, वह कोण घटाने पर, कोण घटाने पर परिमाण भी घटेगा, परिमाण भी घटेगा। इस बात को याद रख लेना, इस बात को याद रख लेना, इस बात को याद रखेंगे। कहने का मेरा मतलब यह है कि थीटा इज इंक्रीज, थीटा इज इंक्रीज, देन थीटा इज इंक्रीजेस, देन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड is always increases, and theta is decreases, then magnitude always decreases। ध्यान से देखो, जैसे देखो थीटा यहां मैक्सिमम था तो मैग्नीट्यूड भी मैक्सिमम आ रहा था, 7 आ रहा था, लेकिन थीटा जैसे ही मिनिमम हो गया, थीटा जैसे ही मिनिमम हो गया 0 डिग्री बन गया सर, मैग्नीट्यूड भी सर 1 हो गया, सबसे कम हो गया। थीटा बीच में था भैया, थीटा बीच में 90 डिग्री था तो भाई 5 था, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब थीटा की वैल्यू अगर बढ़ा रहे हैं तो भैया एंगल अपने पास बढ़ता चला जाए, सॉरी थीटा की वैल्यू अगर बढ़ा देंगे तो मैग्नीट्यूड बढ़ता चला जाएगा, और थीटा की वैल्यू अगर कम कर देंगे तो मैग्नीट्यूड अपने पास क्या होगा? कम होते चला जाएगा। इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना। क्लियर है दोस्तों? अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ऐसे 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 बढ़ाते चलूंगा, बढ़ाते चलूंगा, बढ़ाते चलूंगा तो मैग्नीट्यूड अपने आप खुद ब खुद बढ़ता चला जाता है। इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। चलो अब आते हैं अपने वेक्टर क्वांटिटी पर, वेक्टर क्वांटिटी को ही समझते हैं, वेक्टर क्वांटिटी को ही समझने की कोशिश अगेन करते हैं। अब भैया वेक्टर क्वांटिटी को समझते हैं
तो वेक्टर क्वांटिटी को मैं आपको समझाना चाहता हूं एकदम बेसिक तरीके से, चीजें होती क्या है, कैसे बदलती है। देखो सदिश राशियां होती क्या है, तो मैंने कहा मान लिया जाए मैंने एक बोला बल, मैं यहां पर बोलने जा रहा हूं बल, तो ध्यान से देखिएगा बल को। मैंने कहा सर बल, मैं बल लगा रहा हूं 5 न्यूटन का लगा रहा हूं जी, 5 न्यूटन का लगा रहा हूं, और भी पूर्व दिशा में लगा रहा हूं। किस दिशा में लगा रहा हूं? पूर्व दिशा में लगा रहा हूं। अभी चीजों को समझना एकदम, मैं फिर चीजों को धीरे धीरे और डिटेल करूंगा। अभी तो मैं एकदम मेरी ये कोशिश है कि आपको चीजें आसानी से समझ में आए, एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। देखो मैंने बोला बल, अगर मैं बल लगा रहा, मेरे दोस्त बल लगा रहा 5 न्यूटन का बल लगा रहा, पूर्व दिशा में बल लगा रहा, तो ये जो बल लगा रहा, बल का मतलब है सर एफ लगाया हम लोगों ने, एफ इज इक्वल टू 5 न्यूटन इस डायरेक्शन, है ना, क्या आएगा सर? ईस्ट डायरेक्शन। ये बात कर रहे हैं हम लोग, हाँ सर यही बात कर रहे हैं। तो ध्यान से समझेंगे, जो आपने एफ लिखा है सर, इसको बोलते हैं वेक्टर, या छोड़ो अभी इसको, वेक्टर भी नहीं, मैं इस बात को ऐसे लिखना चाहता हूं, ध्यान से देखो, इस बात को मैं ऐसे लिखना चाहता हूं, इसको बोलेंगे वेक्टर। तो वेक्टर को अपन लिखते हैं ए वेक्टर से, ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। या इसी को मैं ए नहीं लिखता सर, एफ लिख दो, हाँ लिख दो, एफ लिख दो, एफ वेक्टर लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, एफ वेक्टर है। जो आपने एफ लिखा है वो एफ वेक्टर है। यानी ये सर एक सदिश राशि है, बल देखो, बल एक सदिश राशि है, मैंने बताया था बल एक सदिश राशि है, मतलब इसको हमने, जो भी सदिश राशि होती है उसको हम लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में। अभी यहाँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर लिखा हुआ है, इसमें मैं आपको अभी समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं है, अभी सिर्फ समझो अब नॉर्मली तरीके से क्या होता है। मैंने बोला एफ है, इसका मतलब सर वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको जब भी वेक्टर क्वांटिटी होती है तो वेक्टर क्वांटिटी को हम ऐसे लिखते हैं, एफ वेक्टर, है ना। जब भी वेक्टर कोई क्वांटिटी होगी उसको एफ वेक्टर में लिखेंगे, आपको सब पता है, बस अब चीजों को समझा रहा हूं मैं एकदम, मतलब ये सीक्वेंस वाइज। देखो ये 5 न्यूटन जो लिखा हुआ है, ये जो 5 न्यूटन है, इसको लिखते हैं एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को हम लिखते हैं मॉड के अंदर, मैग्नीट्यूड को कहां लिखते हैं? मॉड के अंदर। मतलब एफ वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ वेक्टर, मॉड ऑफ एफ वेक्टर। और ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये कौन सी डायरेक्शन है सर? ईस्ट डायरेक्शन है। तो जो डायरेक्शन होती है उसको लिखा जाता है एफ केप से। ये जो ईस्ट डायरेक्शन है ना दोस्त, इस ईस्ट डायरेक्शन को हम एफ केप के फॉर्म में लिखते हैं, केप के फॉर्म में लिखते हैं। मतलब अगर केप दिख रहा है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है, केप दिखने का सिंपल सा मतलब ये होता है दोस्तों, कि कहीं ना कहीं वो दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। याद रखो, वेक्टर को हम एफ वेक्टर लिखेंगे, यानी वेक्टर फॉर्म में लिखा गया है तो वेक्टर फॉर्म होगा। अगर मॉडुलस फॉर्म में लिखा गया है सर, तो वो मैग्नीट्यूड होगा, और ये सर डायरेक्शन होगा। या इसी बात को हम कहीं ना कहीं ऐसे भी लिखते हैं, इसी बात को कहीं ना कहीं हम ऐसे लिखते हैं, एफ वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस एफ वेक्टर को हम ओनली एफ लिखते हैं, और ये हो जाएगा एफ केप। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? एफ केप हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, यहां पर इस एफ को हम क्या बोल रहे हैं, तो ये जो वे एफ मिल रहा है ये वेक्टर है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद ये जो एफ है ये मैग्नीट्यूड है सर, मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड होगा। और ये जो एफ है ये सर, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो कहीं ना कहीं मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर मैं इस मॉडुलस एफ को ट्रांसफर करूं तो भाई क्या मिलेगा सर अपने पास? एफ केप इज इक्वल टू सर एफ वेक्टर बटा में कितना मिलेगा सर? एफ, या मॉडुलस एफ वेक्टर बोलो, या इसी बात को हम क्या बोल सकते हैं सर? एफ केप इज इक्वल टू एफ वेक्टर बटा में कितना बोल सकते हैं सर? एफ केवल, क्योंकि मॉडुलस एफ वेक्टर को हम एफ बोलते हैं। तो ये दो फार्मूले याद रखना, अभी आगे फिर से पढ़ाऊंगा इन दोनों फार्मूले के बारे में, पर वहां सीधे लिखूंगा तो कंफ्यूज होने का नहीं है, कंफ्यूज होने का नहीं है। ये दो फार्मूले को याद रख लीजिएगा मेरे दोस्तों, दो फार्मूले को याद रख लीजिएगा। क्या ये स्लाइड क्लियर है? अगर क्लियर है तो यस बोलेंगे, और नहीं है तो नो बोलेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन पे, कि वेक्टर को कैसे निरूपित किया जाता है, कैसे रिप्रेजेंटेशन रहता है। तो ध्यान से देखो, वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से हम करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये हमने बनाया वेक्टर, ये हमने बना दिया वेक्टर, है ना। मॉड में कोई नंबर माइनस में हो तो वो प्लस हो जाता है जी, यस, चलिए ओके, हाँ ठीक है। वो हम जो पॉजिटिव नेगेटिव की बात करेंगे वो कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है ना, फिजिक्स में अप्लाई होता है, पर अभी अपन वेक्टर पढ़ रहे हैं। तो मॉड का मतलब सिंपल सी बात अपन याद रखना, मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड, मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड, ठीक है। ध्यान से देखो, अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैंने बोला एक पॉइंट ये मिल गया मेरे पास सर, एक पॉइंट ये मिल गया, ठीक है। अब इनको बोलते क्या क्या, सुनो, इसको बोलते हैं अपने पास टेल, ये टेल है सर, ये क्या है? हेड है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं सर? पुछ बोलते हैं,
इसको क्या बोलते हैं सर? शीर्ष बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं सर? और एक नाम बता दो तो इसको और बोलते हैं एक बात, क्या बोलेंगे सर? इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट भी बोलते हैं, याद रखना। और इसको क्या बोलते हैं सर? फाइनल पॉइंट, है ना। इन तीन नामों से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सर। टेल मतलब पूछ, उसके बाद टेल मतलब पूछ बोलना, या इनिशियल पॉइंट, यानी हेड मतलब शीर्ष मतलब फाइनल पॉइंट। ठीक है। अगर ये कोई वेक्टर, वेक्टर को हम कभी भी एरो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा, जो वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं वो एरो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एरो मतलब तीर के निशान के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम वेक्टर को तीर के निशान के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो जिसपे जो इनिशियल पॉइंट होगा उसको हम टेल बोलते हैं, जो फाइनल पॉइंट होगा उसको हम हेड बोलते हैं। ठीक है। दूसरी बात, ये जो एरो का जो ये बीच वाला भाग दिखा रहा है, कहीं ना कहीं ये जो एरो का बीच वाला भाग है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है दोस्तों? मैग्नीट्यूड को। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण को रिप्रेजेंट करता है, परिणाम नहीं, परिमाण। परिणाम और परिमाण में अंतर है, ये बात हमको पता होनी चाहिए। ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, परिमाण को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब अगर मैं आप लोगों को सिंपल सी एक बात बोलूं कि मेरे पास ये कोई वेक्टर है, मैंने कहा इसका इनिशियल पॉइंट ओ है, इसका फाइनल पॉइंट ए है, इसका फाइनल पॉइंट ए है, तो मैं कहीं ना कहीं इस बात को बोल सकता हूं इसका इनिशियल पॉइंट ओ, फाइनल पॉइंट बी। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे पास ओ ए एक वेक्टर है, और वेक्टर को लिखते हैं तो इसके ऊपर तीर का निशान लगा देते हैं। क्या निशान लगा देते हैं सर? तीर का निशान। तीर का निशान ऐसे लगाना इनिशियल से फाइनल की डायरेक्शन में। आप इसे ओ ए ऐसे वेक्टर नहीं लिख सकते, कभी भी गलती मत करना ऐसा लिखने की, या इसे ए ओ वेक्टर ऐसे नहीं लिख सकते, गलत है। ये केवल और केवल ओ ए वेक्टर है, ये ओ ए वेक्टर है। ओ ए यानी कि ए ओ, ऐसा उल्टा पढ़ते हैं इसको, जिधर तीर की निशान भक्ति उधर ए ओ वेक्टर या ए ओ वेक्टर, ऐसा इसको बिल्कुल नहीं बोलना, ये बिल्कुल गलत है। बोलेंगे इसको ऐसे भी बोलेंगे, पर बाद में बोलेंगे। कब बोलेंगे? जब मैं नेगेटिव वेक्टर पढ़ा दूंगा आप लोगों को, है ना, अपोजिट वेक्टर पढ़ा दूंगा। नेगेटिव यार नहीं बोलना चाहिए, अपोजिट वेक्टर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा चीजें क्या होगी, अभी नहीं। अभी केवल और केवल अपने को याद रखना है कि ये अपने पास ओ ए वेक्टर है। ये जो ओ ए वेक्टर आप लोगों ने देखा, ये जो ओ ए वेक्टर आप लोगों ने देखा कि केवल और केवल सर ये ओ ए वेक्टर है, हाँ। लेकिन अगर मैं यहां से यहां तक इसके मैग्नीट्यूड को सपोज ए बोल देता हूं दोस्त, क्या बोल देता हूं? ए बोल देता हूं, तो कहीं ना कहीं ओ ए वेक्टर जो हो जाएगा अब आपका ए वेक्टर हो जाएगा, दिक्कत नहीं है ना। आप ओ ए वेक्टर को ही ए वेक्टर बोल सकते हैं। अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म गिवन है तो उस मैग्नीट्यूड फॉर्म के ऊपर वेक्टर का साइन लगा करके हम उसे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या बातें समझ में आ रही हैं? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब ये वेक्टर फॉर्म हमारा लिख करके हो चुका, ये वेक्टर फॉर्म हमारा लिख करके हो चुका। दूसरी बात, सर वेक्टर को स्पेशल कैसे लिखते हैं? ध्यान से देखो, अगर मैंने बोला कि ए वेक्टर है तो ए वेक्टर को लिखने का तरीका, तीन तरीका है। ए वेक्टर को कैसे लिखा जाता है? मैंने बोला इस ए वेक्टर को आप ए वेक्टर भी लिख सकते हो, इस ए वेक्टर को हम ऐसा ए लिखते हैं, है ना, इस ए वेक्टर को हम ऐसा ही एकदम डार्क फॉर्म में लिखते हैं, या इसी ए वेक्टर को हम ऐसा टेंड किया हुआ ए भी लिखते हैं, थोड़ा सा तिरछा ए भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं सर? तिरछा ए भी लिखते हैं। अब मेरे को बताओ ये ऐसा डॉटेड ए लिखूं या ऐसा तिरछा ए लिखूं, ये लिखना मेरे लिए कहीं ना कहीं थोड़ा कठिन होगा। इसलिए इसका सबसे जो आसान तरीका है मेरे दोस्तों वो ये है, वो ए है। ए वेक्टर सबसे आसान तरीका है लिखने का। बात समझ में आ रही है? क्या यहां तक चीजें क्लियर है? क्या यहां तक चीजें क्लियर है मेरे दोस्त? जल्दी से बता दीजिएगा, जल्दी से बता दीजिएगा। ये चीजें क्लियर है? अगर ये चीजें क्लियर हो गई हो, अगर ये चीजें क्लियर हो गई हो तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा अब क्या पढ़ने वाले हैं और क्या बात देखेंगे। ठीक है। चलिए अब सुनिए, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, एग्जाम्पल्स भी सॉल्व होने चाहिए हम लोगों से, नहीं तो पता चले एग्जाम्पल ही सॉल्व नहीं हो रहे हैं। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है। सर बिना एरो लगा कर सिर्फ लाइन बना के भी बताते हैं ना, सिर्फ लाइन बना करके, सिर्फ लाइन बना करके बिना एरो लगाए, नहीं नहीं बिना एरो के तो, बिना एरो के तो हम नहीं बता सकते वेक्टर को। वेक्टर को आज तक बिना एरो के, एरो ऐसे ही लगाना ही पड़ता है, एरो ऐसे लगाना पड़ता है या ऊपर में लगाना पड़ता है। अगर आप ये तो नहीं बोल रहे हो कि सर ऐसा लगा देंगे, इसका मतलब भैया बार होता है, और इसका मतलब हम किसी भी किसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे? लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करते होंगे, यानी कि लाइन सेगमेंट मतलब रेखाखंड को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा ऐसा बोल रहे हैं क्या आप? ठीक है।
ऐसा बिल्कुल रिप्रेजेंट नहीं करते, या अपन ऐसा बिल्कुल रिप्रेजेंट नहीं करते, ये वेक्टर नहीं है, ये लाइन सेगमेंट है। वेक्टर का मतलब कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए अपने पास, वेक्टर का मतलब कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, हमारे पास रे बनना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, गलत है, वैसा नहीं लिखते, वैसा नहीं लिखते, वो क्या है, लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। लाइन सेगमेंट मतलब रेखाखंड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है जी। ऐसे डाउट अपने क्लियर करते रहेंगे। मैंने बोला कि आप फोर्स लग रहा है, मान के चलिए फोर्स लग गया, मैंने कहा फोर्स लगा, ठीक है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स लगा, 5 न्यूटन का फोर्स लगा पूर्व दिशा में, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन अगर मैंने बोला कि मैं डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट मैंने कवर किया कितना, 200 मीटर, दो या 200 मीटर लिख देते हैं, 200 मीटर। सर ये हो गया पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में। अब ध्यान से देखो, दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्या होगा, दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं भाई। सॉल्यूशन, पहला क्वेश्चन मेरे को बोल रहा है सर कि एफ वेक्टर, एफ है अपने पास 5 न्यूटन है, सर पूर्व दिशा में बनाना है। अब आपको ये तो बात पता होती है सर कि हम लिख सकते हैं ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है, ये हम सबको पता है, ठीक है। तो हम पूर्व दिशा में 5 न्यूटन का लगाते हैं। देखो मैंने बोला इनिशियल से, कभी भी कहां से लिखते हैं, इनिशियल से बनाते हैं। कहां से बनाते हैं सर, इनिशियल से बनाते हैं। तो ज्यादा ही हो तो यहां डायग्राम बना सकते हैं, ज्यादा ही हो तो यहां डायग्राम बना सकते हैं, बना दो डायग्राम। ये बन गया अपने पास डायग्राम, ये बन गया अपने पास डायग्राम, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैंने बोला इसको 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ये 5 है, 0 है, -1, -2, 1 2 3 और ये हो जाएगा -1, -1, -2। सुनो, इतनी बात दे दी गई है। अब चलो इसको समझते हैं। सर 5 न्यूटन पूर्व दिशा में, तो भैया इनिशियल यहां से चलना शुरू करते हैं। पूर्व दिशा मतलब ये डायरेक्शन, 1 2 3 4 5, मतलब सर ये रिप्रेजेंट करे हमने 5 न्यूटन को। ये क्या है सर, 5 न्यूटन को, ये सर 5 न्यूटन है आपके पास। ये F इज इक्वल टू सर क्या है, 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखो सर D इज इक्वल टू पूर्व पश्चिम दिशा में सर 200 मीटर। सर ये चले, अब ध्यान से देखो, 200 मीटर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। यहां से चले एक 1 और ये सर 2, सर ये पश्चिम दिशा में चल गई, ये पश्चिम दिशा में चल गई, ये 200 मीटर है अपने पास। ये क्या मिल गया सर, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 200 मीटर। सर पागल हो गए हो क्या, 200 मीटर कितना ज्यादा, सर 5 न्यूटन कितना कम, फिर ये सर बड़ा क्यों दिख रहा है, ये छोटा क्यों दिख रहा। तो याद रखना दोस्तों, मैंने बोला यहां पर याद रखेंगे, यहां यूनिट ले रहा हूं मैं, यहां यूनिट ले रहा होगा कहीं ना कहीं, 1 यूनिट है ना, 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या होगा, 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 मीटर ले रहा होगा दोस्त में। और यहां याद रखेगा, यहां कोई यूनिट नहीं लिया गया है, तब इसको बनाया हूं मैंने। ऐसे बनाते हैं, ऐसे नहीं है कि बस कुछ भी बना रहे हैं। 200 मीटर का मतलब ध्यान से समझना, 200 मीटर का मतलब समझाता हूं मैं, मेरे पास कहीं जगह है नहीं है, चलो मैं 200 मीटर का मतलब समझाता हूं आपको। 200 मीटर का मतलब होता क्या है समझाता हूं, सुनिए 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 सुनिए, चीजें क्लियर होनी चाहिए, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। मैंने बोला कि मान लो मैं 5 न्यूटन, ध्यान से देखिएगा, मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, एफ बराबर मेरे पास, एफ बराबर मेरे पास 1 न्यूटन है या 2 न्यूटन है, 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है ईस्ट डायरेक्शन में। चलो ईस्ट डायरेक्शन लिख देते हैं, ईस्ट, EAST, ईस्ट डायरेक्शन। तो चलो अब इसका अगर वेक्टर डायग्राम बनाए तो वेक्टर डायग्राम बनेगा ये। सर ये किसको रिप्रेजेंट करता था, सर ये मैग्नीट्यूड को, मतलब 2 न्यूटन को रिप्रेजेंट करेगा। यहां से यहां तक 2 न्यूटन है, यहां से यहां तक कितना है सर, 2 न्यूटन है। ये जो एरो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, खत्म, ठीक है। अगर मैं बोलूं F इक्वल टू 4 न्यूटन आ जाए, तो भाई कुछ मत करो, इसके मैग्नीट्यूड को 4 तक बढ़ा दो, 4 न्यूटन, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर मैंने बोला F बराबर 8 न्यूटन, बताओ सर, कुछ मत करो, ये बन गया सर, सर ये हो गया 8 न्यूटन बन गया अपने पास। तो क्या अब हमारे पास, अगर हमारे पास, अब मैं बात करूं दोस्तों आप लोगों से, क्या अगर 8 न्यूटन है सर, इतना लंबा बनाए हैं भाई, तो क्या 100 न्यूटन रहेगा तो इतना लंबा लिखेंगे क्या, नहीं नहीं नहीं। बस मैं भी आपको सिंपल सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि भैया ये जो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण। तो परिमाण को हम ऐसे लिखते हैं, परिमाण को हम ऐसे लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको पूरा का पूरा सफिशिएंट वैसे बनाते नहीं है,
बस हम छोटा सा एरो बना देते हैं। अगर मेरे को मान लो ये 8 था, इतना बड़ा कहां से बनाता, नहीं बनाता मैं, तो मैं क्या करता सर, यहां से यहां तक सर ये 8 न्यूटन हमारे पास है, और सर ये ईस्ट डायरेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी डायरेक्शन है दोस्तों, ये ईस्ट डायरेक्शन है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? यानी सर ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इतना 200 मीटर, क्या 200 मीटर खींच थोड़ी ना खींचेंगे भाई, है ना, हम उसको एकदम वैल्यू दिखा करके बना देते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस बात को याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं, अब चीजों पर आते हैं, आगे बढ़ते हैं सर। अब आता है टाइप्स ऑफ वेक्टर, यानी सर वेक्टर के प्रकार, वेक्टर के प्रकार। चलिए इसको पढ़ के रखिए, तब तक थोड़ा पानी पी लेते हैं हम। क्या क्लास में मजा आ रहा है, जल्दी से बता दीजिएगा, क्या क्लास में मजा आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। उसके बाद देखिए टाइप ऑफ वेक्टर की बात करते हैं। टाइप ऑफ वेक्टर में पहला वाला आप कंसेप्ट देखेंगे सर, पैरेलल वेक्टर। चलिए पैरेलल वेक्टर की बात करते हैं, समांतर चतुर्भुज, समांतर सदिश। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं पैरेलल से। तो एक एक चीजों को समझिएगा, एक एक चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, सभी लोग लाइव बने हुए हैं? चलिए सभी लोग लाइव बने हुए हैं, मेरी आवाज भी क्लियर आ रही है? यस, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास यहाँ तो मोबाइल रखा हुआ है, मैं अपने मोबाइल से देखा करता हूँ, ये मोबाइल है, इस मोबाइल से देखा करता हूँ अपने लेक्चर्स को, जिससे कभी गलत ना हो भाई, है ना, कल गलत हो गया था भाई। ठीक है ठीक है, चलो अब आते हैं यहां पर पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या बोलता है, समांतर सदिश बोलता है, हुज वेक्टर, सॉरी, दोज वेक्टर्स व्हिच हैव सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर। अब अगर पैरेलल वेक्टर है, अब अगर पैरेलल वेक्टर है, तो भाई इसका क्या होना चाहिए, डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, यानी वे सदिश जिनकी दिशा समान होती है समांतर सदिश कहलाते हैं। एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर्स इज ऑलवेज जीरो, इस बात को याद रख लेना, इस बात को याद रखना, एक एक बातें लिख करके लाया हूं मैं, कि दो पैरेलल वेक्टर होते हैं, उनके बीच, उनके बिटवीन का जो एंगल बनता है, उनके बिटवीन का जो एंगल बनता है दोस्त, वो कैसा होना चाहिए, हमारे पास 0 डिग्री होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। तो अब ध्यान से देखिए, पैरेलल वेक्टर बनाता हूं। मान के चलिए मेरे पास एक वेक्टर ये है, मान के चलिए मेरे पास एक वेक्टर ये ले लिए हम लोगों ने, और दूसरा वेक्टर, और दूसरा वेक्टर हम क्या ले रहे हैं, ये ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा वेक्टर हो गया। तो हमने कहा कि सपोज अगर मैं इस वेक्टर को ए वेक्टर कहता हूं, मैं इस वेक्टर को बी वेक्टर कहता हूं, तो बोलेंगे ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। पैरेलल होने का मीनिंग ये है, पैरेलल होने का मीनिंग ये है कि भैया दो वेक्टर कैसे हो सकते हैं, एक दूसरे के समांतर हो सकते हैं, समांतर हो सकते हैं, और इन दोनों के बीच में जो बनने वाला कोण है वो 0 डिग्री होना चाहिए। क्या इन दोनों के बीच में बनने वाला कोण 0 डिग्री है? यस सर है। अरे भाई समझो, मैं इसको अगर उठा करके यहां पर ला दूं तो क्या एंगल बना अब अपने पास कुछ? सर बिल्कुल नहीं एंगल बन रहा। जब एंगल बिल्कुल नहीं बन रहा तो सर ये पैरेलल वेक्टर है। क्या बात बनेगी भाई, कि सर ये पैरेलल वेक्टर है। कैसे वेक्टर है सर, पैरेलल वेक्टर है। अब ध्यान से देखो, ये भी बात समझ में आती है पैरेलल वेक्टर होते क्या। पैरेलल वेक्टर होने के लिए मैं कुछ कुछ बातें यहां लिखते चलूंगा, उस बात को याद रखना। दो अलग, अगर मैं पैरेलल वेक्टर की बात कर रहा हूं, है ना, कि समांतर चतुर्भुज बोल रहा हूं, समांतर सदिश में दो अलग अलग भौतिक राशि ली जा सकती है। दो अलग अलग भौतिक राशि ली जा सकती है, दो अलग अलग भौतिक राशि ली जा सकती है, इस बात को याद रख लीजिएगा। और दूसरी बात सर, पहली बात, दूसरी बात, वह दूसरी बात, आ, दो भौतिक राशियों का, दो या एक भौतिक राशि
जो समांतर हो, जो समांतर हो उनका परिमाण, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है। देखो दोस्तों, हर एक की पॉइंट लिखने की कोशिश कर रहा हूं मैं, एक भी बात छोड़ने की कोशिश नहीं, जहां से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी कंसेप्ट रहे, आप लोगों से बनना चाहिए। पहली बात, समांतर सदिश में दो अलग अलग भौतिक राशि ली जा सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी ध्यान से बताऊंगा सब चीजों को। दूसरी बात कि भैया दो या एक भौतिक राशि जो समांतर हो, जो समांतर हो उनका परिमाण अलग अलग हो सकता है। अब सुनो इस बात को भी, इनको मैं यहां से हटा देता हूं यार, ये बात यहां पर मेरे को थोड़ा सा परेशान करेगी चीजों को, तो मैं इसको यहां लेकर के आ जाता हूं, इसे मैं यहां लेकर के आ गया, ठीक है, यहां छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर चीजों को समझते हैं। मैंने कहा अगर मान के चलिए मेरे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, मान के चलिए कि मेरे पास एक ब्लॉक है, ये सतह हो गई और इस सतह पे एक ब्लॉक हो गया, एक ब्लॉक हो गया, ये हमने ब्लॉक ले लिया। मान के चलिए इस पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा, एक फोर्स लग रहा F1 या एफ बल लग रहा, ठीक है, एफ बल लग रहा। अब ध्यान से देखो, मैंने बोला कि मान के चलो ये 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा, फिर ये F1 बोल दो, इस पे एक इस डायरेक्शन में बल लग रहा F2, सर ये 20 न्यूटन का बल था। एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा F3, मैंने कहा कि मान के चलिए ये मेरे पास 2 न्यूटन का, या मैं ये कह देता हूं कि 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा। अगर ऐसे कुछ हो रहा तो भैया अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में लग रही, सर वेलोसिटी भी तो इसी डायरेक्शन में लगेगी, वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में लगेगी। अब वेलोसिटी जो लग रही है वो 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से लग रही है, मान लो अभी ऐसा कुछ हो रहा होगा, मान लो ऐसा कुछ हो रहा होगा, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हो रहा हो, ऐसा कुछ हो रहा हो मेरे दोस्त, तो चीजों को ध्यान से देखते चलिएगा। पहली बात, पहली बात, सर F1 एंड F2 कैसे होंगे सर? F1 एंड F2 आर पैरेलल। पहली बात, सर F1 और F2 पैरेलल होंगे, यस। देखो दोनों क्या सेम डायरेक्शन में चल रहे, मैंने एक ही बात बोला हूं कि इनके बीच का एंगल कितने डिग्री बनना चाहिए सर? 0 डिग्री बनना चाहिए। अगर इनके बीच का एंगल 0 डिग्री है, बात खत्म करो। फिर देखो दोनों राशियां अलग अलग हो सकती है या दोनों का परिमाण अलग अलग हो सकता है। देखो इसका परिमाण 10 न्यूटन है, इसका परिमाण 20 न्यूटन है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन सेम है, यानी कि दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री बन रहा। इसका मतलब F1 F2 आर पैरेलल, दोनों कैसे होंगे? पैरेलल होंगे। दूसरी बात मेरे दोस्त, दूसरी बात कि अगर मैं बात कर रहा हूं कि F1 और F3 ले लेते एंड F3 आर, क्या ये दोनों पैरेलल है? बिल्कुल नहीं है। क्या ये पैरेलल है? पैरेलल की अगर मैं बात करूं, पैरेलल की बात करूं तो भैया ये अपने पास पैरेलल बिल्कुल भी नहीं है, ये पैरेलल बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है सर? F1 इधर जा रहा, F3 इधर आ रहा, भैया बिल्कुल पैरेलल नहीं होगा। वैसे ही अगर मैं बात करूं कि अगर थर्ड कंडीशन कि F1 एंड F2 एंड F3 देख लेते हैं, सर ये भी पैरेलल बिल्कुल नहीं होगा, ये भी पैरेलल बिल्कुल नहीं होगा। ध्यान से देख लीजिएगा, सर F2 इधर जा रहा, F3 इधर आ रहा, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, बिल्कुल पैरेलल नहीं होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि भैया यहां पर चौथी बात याद रख लीजिएगा, F1 एंड F2 एंड क्या हो जाएगा? V। सर ये तीनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे, यस, तो ये क्या हो जाएंगे सर? ये तीनों कैसे होंगे सर? पैरेलल होंगे। ये तीनों कैसे होंगे? पैरेलल होंगे। और पांचवी बात याद रख लेना मेरे दोस्त, पांचवी बात याद रखना कि जो आपके पास F3 और अगर V देखूं तो भैया F3 और V कैसे? पैरेलल नहीं है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। पैरेलल नहीं, डायरेक्शन चेंज है। जी जी जी, बढ़िया। क्या बात समझ में आ गई? इतनी चीजों को आपको समझना पड़ेगा, इतनी चीजों को आपको समझना पड़ेगा। देखो F1 F2 पैरेलल, लेकिन ये पैरेलल नहीं। देखो F1 F2 पैरेलल है ना, V भी पैरेलल, मतलब तीनों पैरेलल है, लेकिन ये पैरेलल नहीं है।
इतना बेसिक उम्मीद है कि आप लोगों ने आज तक नहीं पढ़ा होगा, इतना बेसिक आप लोगों ने उम्मीद है कि आज तक नहीं पढ़ा होगा मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आते हैं इक्वल वेक्टर पे। इक्वल वेक्टर क्या होगा सर? क्या बोलता है? वेक्टर विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, यानी मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। आर कॉल्ड क्या हो जाएगा सर? इक्वल वेक्टर। क्या हो जाएगा सर? इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर का कंसेप्ट आ गया, यानी वे सदिश जिनका परिमाण समान हो और दिशा समान, है ना? परिमाण और दिशा कैसी होनी चाहिए सर? समान हो, समान सदिश कहलाते हैं। ठीक है क्या कहलाते हैं सर? समान सदिश कहलाते हैं। लेकिन एक बात और इंक्लूड करूंगा, एक बात और इंक्लूड करूंगा, ध्यान से देखो और याद रखो। एंड एक बात और याद रखना सर, एंड कैसा होना चाहिए? सेम फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए, सेम फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए। अगर फिजिकल क्वांटिटी सेम नहीं है, अगर फिजिकल क्वांटिटी सेम नहीं है, 5 न्यूटन इस 5 न्यूटन इस डायरेक्शन, 5 न्यूटन इस डायरेक्शन, विनय भाई क्या बोलना चाह रहे हैं समझ में नहीं आया। ठीक है, एंड सेम फिजिकल क्वांटिटीज, और यहां पर फिजिकल क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, इसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, चीजों को समझते हैं। यहां पर एक नई बात जोड़ रहा हूं, नई बात जोड़ रहा हूं, सुनो। वेक्टर्स विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए एंड सेम डायरेक्शन होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, जी 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 जी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इक्वल, लेकिन यहां पर फिजिकल क्वांटिटी भी सेम होना चाहिए, यानी कि सर समान भौतिक राशि होनी चाहिए। अगर भौतिक राशि समान नहीं है तो वेक्टर भी समान नहीं होंगे। ध्यान से देखो, चीजों को मैं बताने की कोशिश करता हूं, डायग्राम के माध्यम से समझना चाहते हैं तो आप डायग्राम के माध्यम से समझे। मैंने कहा कि एक वेक्टर ये है, चलो अपन वेक्टर सीसी बना लेते हैं यार, ये आसान होगा अपने लिए बनाना। एक ये बन गया, ठीक है, एक ये बन गया, दो बना लिए भाई हम लोगों ने। मैंने कहा मान के चलिए ये ए वेक्टर है और ये मैंने कहा बी वेक्टर है, तो हमने कहा ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल होंगे भाई। ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे होंगे? इक्वल होंगे। मैंने कहा कि सर ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, दोनों वेक्टर इक्वल होंगे। कब इक्वल होंगे? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहां लिख सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। कब होगा सर? इफ मॉडुलस ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस बी वेक्टर, यानी दोनों का मॉड कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। पहली कंडीशन हम बोल सकते हैं सर। दूसरी कंडीशन, डायरेक्शन आर सेम, यानी कि सर दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए सर? दिशा सेम होनी चाहिए। लिख देता हूं, दिशा कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तीसरी बात क्या होनी चाहिए सर? कि सेम फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए, यानी कि कैसी होनी चाहिए सर? समान राशि होनी चाहिए, समान राशि होनी चाहिए। ये तीन बातें होनी चाहिए। अगर तीन बातें नहीं दी गई है तो फिर वो फिजिकल क्वांटिटी सेम नहीं हो सकती। ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, मैंने यहीं पर बात बोल रहा हूं, ध्यान से देखो। एक ब्लॉक, फिर एग्जांपल वही वाला ले लेते हैं, वैसी वाला एग्जांपल लेते हैं, मजेदार एग्जांपल होगा, ध्यान से देखेंगे। मैंने कहा ये एक हम ब्लॉक ले रहे हैं, ये ब्लॉक ले लिया हम लोगों ने, ये ब्लॉक ले लिया, इसमें ध्यान से सुनेंगे। मैंने कहा इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा हूं, मान लो F1 इट इज इक्वल टू, F1 में लगाया फोर्स, ये कितना है मेरे पास? मान के चलिए 5 न्यूटन फोर्स लगाया। फिर मैं इधर एक फोर्स लगा रहा हूं सर, F2 लगाया, ये भी 5 न्यूटन का फोर्स है। मैंने इधर फोर्स लगा दिया एक, ये F3, और मैंने कहा ये 10 न्यूटन का फोर्स है। ठीक है, तो मैंने कहा या 10 न्यूटन नहीं लेते हैं इसको, F3 ले लेते हैं इसको, मैंने कहा 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो मैंने कहा ये कुछ वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में चलेगा, मान लो 3 मीटर पर सेकेंड से ही चल रहा, वेलोसिटी लगा दिए, है ना? या वेलोसिटी अगर मैंने कहा 3 मीटर पर सेकेंड ना बोलते हुए मैं कुछ इसको ऐसे बोलूं क्या? मैं इसको कुछ ऐसे बोलूं क्या? 5 मीटर पर सेकेंड ऐसे बोल देता हूं। ये चीजें आपको दिख रही होगी। अब सुनो, इसमें कंडीशंस को समझते हैं, क्या क्या हो सकती है, क्या क्या चीजें रहेगी। पहली बात, पहली बात सुनो, F1 एंड F2। दूसरी बात याद रखना, F1 एंड F3।
तीसरी बात याद रखेंगे F1 एंड V। फिर चौथी बात याद रखेंगे F2 एंड F3। उसके बाद पांचवी बात याद रखना F2 एंड V। उसके बाद छठी बात याद रख लेना सर F3 एंड V। चलो अब मैं यहां कुछ बातें लिख रहा हूं, उन बातों को ध्यान दीजिएगा। पहली बात सर यहां पर इक्वल और यहां लिखेंगे सर पैरेलल। इक्वल वेक्टर के लिए भी ले लेता हूं मैं और पैरेलल वेक्टर की भी ले लेता हूं। दोनों बातें यहां समझाने की कोशिश करता हूं, आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। पहली बात ध्यान से देखेंगे, मैं एक बात आप लोगों को अच्छे से बताना चाहूंगा। F1 और F2 देखो, F1 और F2 दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो भाई ये इक्वल होंगे। यस ये इक्वल है। लेकिन मेरे को बताओ दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो सर पैरेलल भी तो है। सर पैरेलल भी है, हाँ सर पैरेलल भी है। ध्यान से देखो भाई, अब क्या बात हो गई सर F1 और F3। भैया F1 और F3 देखेंगे सर, ये तो ना तो इक्वल है ना तो ये पैरेलल है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। दोनों की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है ना, डायरेक्शन अलग अलग है। ध्यान से देखो सर V1 और V2। अब ध्यान से देखो V1 और F1, देखो F1 और V1 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, लेकिन क्या फिजिकल क्वांटिटी सेम है? देखो मैंने बोला हूं समान राशि होनी चाहिए, सेम फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए, नहीं तो अभी फंस जाते अगर ये बात नहीं लिखा रहता। सर 5 और यहां 5 दिया है सर, डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, लेकिन ये हमारे पास सेम यानी इक्वल क्या नहीं होंगे? वेक्टर नहीं होंगे, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग है। लेकिन भाई ये इक्वल वेक्टर होंगे, फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है। भाई लिखा था मैंने, ये देखो फिजिकल क्वांटिटी कहां लिखा हूं मैंने, कहां लिखा हूं? हाँ फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है, भौतिक राशि अलग अलग ली जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखो सर, अब F2 और F3 भैया दोनों अपोजिट डायरेक्शन नहीं होगा। सर F2 और FV भाई ये इक्वल नहीं होगा, फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग है, लेकिन भैया ये क्या हो जाएगा? पैरेलल होगा। उसके बाद ध्यान से देखिए, आगे बढ़ते हैं। F3 इधर, V इधर, भैया ये ना तो इक्वल है और ना तो पैरेलल है। क्या बात समझ में आई? एकदम एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा, अब देखते हैं सर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल मतलब विपरीत, एंटी पैरेलल की बात करते हैं सर प्रति समांतर सदिश क्या होते हैं? बोलता है those vector which have opposite direction are called anti-parallel, है ना। एंगल बिटवीन टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज ऑलवेज 180 डिग्री, यानी वे सदिश जिनकी दिशा विपरीत होती है वे प्रति समांतर सदिश कहते हैं। यदि या दो प्रति समांतर सदिशों के बीच का कोण कितने डिग्री होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। मैंने कहा एक सदिश ये है बाबा, दूसरा सदिश हम ले लेते हैं ये, दूसरा सदिश हमने ले लिया ये, दोनों सदिश विपरीत हो गए, तो हमने कहा सर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। क्या हमारे पास दो वेक्टर मिल गए? दो वेक्टर है अपने पास, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो मैं बोलूंगा क्या दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है? यस दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। डायरेक्शन अलग अलग होने के कारण दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री हो गया? 180 डिग्री हो गया। इसीलिए मैं क्या बात बोल सकता हूं ये दोनों कैसे हैं सर? प्रति समांतर है। प्रति समांतर यानी एंटी, है ना। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, क्या इतनी बातें समझ में आई? क्या इतनी बातें समझ में आ रही है जी? क्या इतनी बातें क्लियर है? तो भाई मैंने क्या बोला, ए वेक्टर और बी वेक्टर प्रति समांतर होंगे। प्रति समांतर क्यों होंगे? प्रति समांतर इसीलिए होंगे मेरे दोस्त क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन दिखा रहे हैं, इन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है 180 डिग्री बन रहा है, तो प्रति समांतर दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके एग्जाम्पल हमने जैसे सिमिलर लिए थे लास्ट टाइम वैसे ले सकते हैं और बता सकते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर देखेंगे, अगर प्रति समांतर की बात करेंगे तो भैया एक बात समझ लो कि प्रति समांतर में कौन कौन से आएंगे भाई? बी वेक्टर F3 का प्रति समांतर है ना, F1 इसका प्रति समांतर है और F2 इसका प्रति समांतर है। इस बात को याद रख लीजिएगा। प्रति समांतर का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। नेगेटिव और अपोजिट क्या हो जाएगा सर? वेक्टर, यानी नकारात्मक या विपरीत सदिश क्या होता है सर?
वेक्टर्स विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर्स ऑफ ईच अदर। वे सदिश जिनका परिमाण बराबर होता है परंतु दिशा विपरीत होती है एक दूसरे के ऋणात्मक सदिश कहलाते हैं। एक दूसरे के ऋणात्मक सदिश कहलाते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है सर। वे सदिश जिनका परिमाण बराबर होता है परंतु दिशा विपरीत होती है एक दूसरे के विपरीत या ऋणात्मक सदिश कहलाते हैं। मैंने एक बात बोला कि हमारे पास ये वेक्टर दिया गया है ठीक है, चलो आ जाओ भाई। दूसरा ही बना लेते हैं भाई, दूसरा ही बना लेते हैं। ये देखो ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर की बात की है सर। पहली बात याद रखना सर, मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए, मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए सर, सेम होना चाहिए, समान होना चाहिए। दूसरी बात डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए सर, डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। क्या होगी सर, डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए सर, अपोजिट होनी चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। डायरेक्शन अगर अपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम है तो सर हम इसको विपरीत सदिश बोल सकते हैं। मतलब ए वेक्टर जो मिलेगा आप लोगों के पास, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर तो मिलेगा लेकिन सर माइनस में मिलेगा, मगर सर माइनस में मिलेगा। अगर मैं दोनों का मैग्नीट्यूड लगा दूं बंधु तो भाई ये दोनों ऐसे सेम दिखाए जाएंगे, ये दोनों ऐसे सेम दिखाए जाएंगे। या इन्हें हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी भी लिख सकते हैं। ये तीनों बातें सही है, ये तीनों बातें सही है, ये तीनों बातें अपनी सही होगी। यानी ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर, या मॉडलस ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉडलस बी वेक्टर, या ए इज इक्वल टू बी। यानी सर मैग्नीट्यूड कैसे हैं, सेम है। डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। तो इसको हम क्या बोलेंगे सर, इसे हम क्या बोलेंगे, जल्दी से बता दीजिए। ये हम इसे हम क्या बोलेंगे, तो ये हमारे पास सर नेगेटिव वेक्टर है। नेगेटिव वेक्टर में डायरेक्शन अपोजिट दिखनी चाहिए और मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बात खत्म। इससे कोई मतलब आगे नहीं होता है, इससे कोई भी बातें अलग नहीं होती। क्या ये बात समझ में आ गई, क्या ये बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये रहा अपने पास को इनिशियल वेक्टर यानी सह प्रारंभिक सदिश। सह प्रारंभिक सदिश क्या होता है, बोलता है को इनिशियल वेक्टर आर दोज वेक्टर व्हिच हैव द सेम इनिशियल पॉइंट। यानी सह आरंभिक या प्रारंभिक सदिश वे सदिश होते हैं जिनका प्रारंभिक बिंदु समान होता है। मतलब मैं एक बात बोल रहा हूं कि अगर मेरे पास एक सदिश ये दिया है ना, एक सदिश ये दे दिया, दूसरा सदिश अगर आप देखेंगे तो चलो अपने ऐसे ही बना लेते हैं नॉर्मली। एक सदिश ये दिया, एक सदिश ये दे दिया, एक सदिश ये दे दिया, सभी का इनिशियल पॉइंट यही मिल रहा है। ये आपके पास, ये आपके पास ए, ये आपके पास बी और ये आपके पास सी। तो आप बोलेंगे ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर। ये तीन वेक्टर दिए गए। क्या सभी का इनिशियल पॉइंट सेम है, क्या सभी का इनिशियल पॉइंट सेम है? यस, सभी का इनिशियल पॉइंट कैसा है, सेम है। इसलिए इसको बोलते हैं हम सह आरंभिक या सह प्रारंभिक सदिश, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जिसका प्रारंभिक बिंदु समान होता है, जिसका इनिशियल पॉइंट कैसा होता है दोस्तों, समान होता है। इस डायग्राम को हम ऐसे ही बना सकते थे, एक इधर गया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, या एक इधर दे देते हम, इधर चला गया। सभी के प्रारंभिक बिंदु सर समान है, सर को इनिशियल वेक्टर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। को लीनियर वेक्टर सर संरेखीय सदिश क्या बोलता है सर, आपके पास द वेक्टर लेइंग इन द सेम लाइन है ना, सेम लाइन आर नोन एज कोलिनियर वेक्टर्स। एंगल बिटवीन कोलिनियर वेक्टर इज क्या बोलता है, आइदर 0 और 180 डिग्री। बोलता है एक ही रेखा में स्थित सदिशों को संरेखी सदिश कहते हैं। संरेख सदिशों के बीच का कोण या तो 180 डिग्री होगा या तो 0 डिग्री होगा। ये बात हमें पता होनी चाहिए, ये बातें हमें पता होनी चाहिए। इसका मतलब मैं बात बोल सकता हूं, एक सदिश ऐसे जा रहा है, एक सदिश ऐसे चला, इसी के ऊपर हम दूसरा सदिश बना लेते हैं, इसी के ऊपर हम क्या बना लेते हैं, दूसरा सदिश बना लेते हैं। सर ये दोनों सदिश कैसे हैं, कोलिनियर है। कैसे है, कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन के ऊपर है। इसका मतलब मैं क्या इसका डायग्राम ऐसे दे सकता हूं, ध्यान से देखो डायग्राम कुछ ऐसे समझाने की कोशिश करता हूं मैं आप लोगों को।
पहली बात, या तो आप ये डायरेक्शन, ये दोनों की डायरेक्शन सेम दिखा दो। दूसरा, या तो ये इधर चल रहा, ये भी इधर चल रहा दिखा दो। तीसरा, या तो ये इधर चल रहा, या तो ये इधर चल रहा, ये बता दो। और चौथा, ये बात याद रखिएगा, ये इधर चल रहा तो ये इधर चल रहा दिखा दो। ध्यान से देखो, अब अगर मैं इन दोनों के बीच का एंगल बता दूं तो भैया 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। यहां थीटा बता दूं तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। यहां थीटा बता दूं तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहां थीटा देख लोगे तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है दोस्तों। देखो, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे 0 डिग्री, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे 0 डिग्री, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे 180, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे 180 डिग्री। क्या बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर डायरेक्शन सेम है तो 0 डिग्री दिखाओ, डायरेक्शन अपोजिट है तो 180 डिग्री बताओ। और कोलिनियर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक पर एक ही दिखाए जाते हैं। अब एक पर एक दिखाई नहीं गया, थोड़ा अलग अलग दिखाया हूं क्योंकि वो आसानी से आपको चीजें समझ में आए, आसानी से आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, इसलिए थोड़ा सा अलग अलग दिखाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोप्लानर वेक्टर है ना, अब कोप्लानर या कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं इसको, समतलीय सदिश। सर क्या बोलता है, वेक्टर लोकेटेड इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर, यानी एक ही तल में स्थित सदिशों को सह समतलीय सदिश कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है दोस्तों कि अगर एक वेक्टर ऐसे बना दिया, दूसरा वेक्टर ऐसे बना दिया, ये दोनों सदिश क्या है? समतलीय सदिश है। कैसे हैं सर? समतलीय सदिश है, समतलीय सदिश हो गए। समतलीय सदिश का मतलब है एक ही समतल में उपस्थित सदिशों को हम समतलीय सदिश बोलते हैं, समतलीय सदिश बोलते हैं। तो एक नोट लिख लेना मेरे हिसाब से, एक नोट यहां याद रखना आप लोग, एक नोट याद रख लेना कि सभी सदिश, सभी सदिश समतलीय सदिश होते हैं। इस बात को याद रख लेना, यानी जितने भी सदिश होंगे दोस्तों वो समतली होंगे। मतलब चाहे वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो, चाहे वो वेलोसिटी वेक्टर हो, चाहे वो कुछ भी हो, फोर्स वेक्टर हो, कोई भी अगर दो आपके पास या दो से अधिक अगर आपके पास कोई वेक्टर दिए गए हैं, वो किसी ना किसी प्लेन में होंगे और एक ही प्लेन में होंगे, तो उन सभी को क्या बोलते हैं? समतलीय सदिश बोलते हैं। उन सभी को क्या बोलते हैं? समतलीय सदिश बोलते हैं। तो सभी सदिश समतलीय सदिश होते हैं। सभी सदिश क्या होते हैं? समतलीय सदिश होते हैं। इस बात को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है कॉनकरेंट वेक्टर, यानी कि समवर्ती सदिश। ये क्या बोलता है सर? दोज वेक्टर विच पासेस थ्रू अ कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड कॉनकरेंट वेक्टर, यानी कि वे सदिश जो एक उभयनिष्ठ बिंदु से होकर गुजरते हैं, वे सदिश जो एक उभयनिष्ठ बिंदु से होकर गुजरते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉनकरेंट वेक्टर बोलते हैं। इसका मतलब समझिएगा, मैंने कहा एक पॉइंट ये दे दिया, डॉट 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 डॉट। अब यहां पर वेक्टर बना देते हैं सर। एक वेक्टर इधर गया सर, एक वेक्टर इधर गया और एक वेक्टर इधर गया। ये आपका इनिशियल पॉइंट हो गया। इनिशियल पॉइंट कौन सा है सर? ये है। इनिशियल बोलो या फिर ये एक कॉमन पॉइंट बोल दो। कौन सा पॉइंट बोल दो? कॉमन पॉइंट बोल दो, उभयनिष्ठ बिंदु बोल दो। क्या बोल दो सर? उभयनिष्ठ बिंदु बोल दो। तो मैंने बोला अगर ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, तो मैं कह सकता हूं कि ए वेक्टर, बी वेक्टर व सी वेक्टर क्या है अपने पास? समवर्ती सदिश है। समवर्ती सदिश है। समवर्ती सदिश का मतलब है एक ही बिंदु से होना चाहिए। जी जी जी, चलिए तो क्या हो गया सर? ए वेक्टर, बी वेक्टर व सी वेक्टर समवर्ती सदिश कहलाते हैं। समवर्ती का मतलब होता है एक ही बिंदु से पास होने वाले सदिश, एक ही बिंदु से पास होने वाले सदिश को हम समवर्ती सदिश कहते हैं। नल आर जीरो वेक्टर, सर शून्य सदिश। शून्य सदिश क्या होता है? ध्यान से समझिएगा। शून्य सदिश होता है अपने पास सर अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड नल वेक्टर, यानी कि शून्य परिमाण वाला सदिश शून्य वेक्टर कहलाता है। यानी कि भाई ऐसा वेक्टर, पहली बात, पहली बात सर जिसका मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड शून्य है। दूसरा, ठीक है, इसकी कोई दिशा नहीं होती है ना, या इसको हम बोल सकते हैं यूनिटलेस, 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 डायमेंशनलेस, डायरेक्शनलेस। यानी कि सर यूनिट नहीं होगी इसकी कोई भी,
यूनिट नहीं होगी इसकी कोई भी, ठीक है। क्या होगा सर, यूनिट लेस होगा, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। डायमेंशन लेस होगा, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। सर डायरेक्शन लेस होगा, इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, याद रखिएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रही है सर। यूनिट लेस यानी कि सर इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, डायमेंशन नहीं होगा सर, डायरेक्शन नहीं होगा, डायरेक्शन लेस, ये तीनों इसमें नहीं होता है। तीसरी बात, हाँ नहीं बस इतनी बात, इतनी बात, इतनी बात, यानी हमको याद रखना है सर, जीरो वेक्टर क्या होता है। जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, ये इसकी यूनिट जीरो होती है सर, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती सर, और है ना, यूनिट लेस रहता है, डायमेंशन लेस रहता है और डायरेक्शन लेस रहता है, इसको याद रख लेना। मतलब इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी, कोई भी दिशा नहीं होती है, इसका कोई भी डायमेंशन, यानी कि सर जब यूनिट लेस रहेगा तो सर डायरेक्शन भी नहीं होगी सर, डायरेक्शन भी इसकी कोई बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, अब आता है सर यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश। इकाई सदिश के बारे में पढ़ते हैं। इकाई सदिश क्या बोलता है, अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, इट इज यूज्ड टू, क्या बोलता है, स्पेसिफाई डायरेक्शन, और यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप। ये जो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, ये केप बाजू में लिखा है, ये नहीं है, ये केप है, ठीक है। रीड एज ए केप आर ए हेड आर ए कार्ट, ठीक है, इसको ऐसे रीड करते हैं। बोला इकाई परिमाण वाले सदिश को इकाई सदिश कहते हैं, इसका उपयोग दिशा निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। इकाई सदिश को हम ए केप से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे ए केप या ए हेट या ए कैरेट के रूप में पढ़े या द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी इस बात को याद रखना, जो अपने पास यूनिट वेक्टर होगा दोस्तों, जो अपने पास यूनिट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए सर, यूनिट होना चाहिए। यानी सर इस सदिश का को इकाई सदिश कहते हैं, जिसका परिमाण कैसा होना चाहिए, इकाई होना चाहिए, इकाई परिमाण वाले सदिश को। यानी कि यहां पर नोट एक ही बात करना अपने को कि सर जिसका परिमाण कैसा होगा सर, यूनिट होगा, इकाई होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, इकाई वेक्टर बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर है तो पहली बात इसका मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए सर, एक होना चाहिए। मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए सर, एक होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, क्या मैंने इसके पहले आपको ये चीजें बताया था, आ जाओ रिटर्न में आता हूं एक बार उस पेज पे जिसपे मैंने आपको एक बात बताई थी, कहां भागा ये बात, ये फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, ये देखो, एफ कैप इज इक्वल टू ए एफ वेक्टर अपॉन मॉडुलस एफ वेक्टर, या एफ कैप इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन सर क्या आ जाएगा, एफ वेक्टर। ठीक है, चलो क्या क्लियर है, ध्यान से देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। कहां चले गए थे हम लोग, ये भी हो गया, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये तो इसका मतलब अगर मैं ए केप रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, ए केप का फॉर्मूला क्या आ गया सर, एफ वेक्टर, सॉरी क्या आ गया अपने पास, ए वेक्टर अपॉन क्या बोल सकते हैं इसको, मॉडुलस ए वेक्टर बोल सकते हैं। या इसी फॉर्मूले को दोस्त हम ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैं क्या बोल सकता हूं, ओनली ए बोल सकता हूं। क्या बात समझ में आ रही है, एकदम तरीके से हमने इस बात को पहले ही पढ़ चुका है, हमने इस बात को पहले ही पढ़ चुका है, मैं जानबूझ के पढ़ा दिया था इस बात को पहले कि बाद में मेरे को सीधे सीधे लिखना पड़े, है ना। ये केवल और केवल किसको रिप्रेजेंट करते हैं सर, दिशा को निर्दिष्ट करने के लिए काम आता है, दिशा को निर्दिष्ट करने के लिए काम आता है, मतलब कि दिशा को रिप्रेजेंट करने के लिए काम आता है, किसकी पर्टिकुलर क्या डायरेक्शन है। तो मैंने बताया था, जैसे हम देख रहे थे, मैंने ये बात बोला था ना अभी कि मान के चलो मैंने बोला फोर्स बोला था आपके पास, मैंने क्या बोला था, फोर्स बोला था, ठीक है। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला एफ वेक्टर बराबर, मैंने कहा था मान के चलो 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे सर, पूर्व दिशा में लगा रहे थे, तो मैंने यही तो बोला था, मैंने यही बात बोला था सर, ये क्या है अपने पास, एफ वेक्टर हो गया सर, ये मैग्नीट्यूड हो गया जिसको हम मॉडुलस एफ वेक्टर में लिखेंगे, और ये सर पूर्व दिशा मतलब एफ कैप लिखेंगे, यही तो बात बोला था, मतलब ये सर ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इतनी बात याद रखना। आगे बढ़ते हैं, बेस वेक्टर यानी सर आधार सदिश क्या होते हैं सर, बोलता है इन एन एक्स वाई जेड को, आपके पास क्या दिया है, कोऑर्डिनेट फ्रेम देयर आर दे 3 यूनिट वेक्टर्स। अब 3 यूनिट वेक्टर्स है सर, ये आई केप, जे केप और ये के केप दिया गया अपने पास। क्या बोलता है, दिस आर यूज्ड टू, क्या बोलता है, इंडिकेट एक्स वाई जेड डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है सर, ये एक्स आई केप जे केप के केप अपने पास क्या है सर, आई केप जे केप के केप क्या अपने पास, ये अपने पास सर यूनिट वेक्टर ही है, यूनिट वेक्टर देखो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट वेक्टर ही है, लेकिन ये एक्स वाई जेड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने कहा दोस्त मेरे पास ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है, एक्स वाई और ये जेड,
तो भाई इसकी डायरेक्शन को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे तो आई केप रहेगा, वाई की डायरेक्शन को जे केप और जेड की डायरेक्शन को के केप रिप्रेजेंट करता है। इस बात को याद रख लीजिएगा, इस बात को याद रख लीजिएगा। सर क्या बोलता है, एक्स वाई जेड निर्देशांक फ्रेम में 3 इकाई सदिश आई केप जे केप के केप, ये केप थोड़ी आगे पीछे लगी है तो आप डरिएगा नहीं, वो सही नहीं बन रही थी मुझसे, तो ये मैंने बाजू में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका उपयोग क्रमशः एक्स वाई जेड की दिशाओं को इंगित करने के लिए किया जाता है। ये 3 इकाई सदिश एक दूसरे के लिए परस्पर लंबवत होते हैं, है ना। इस बात को याद रख लेना, इस बात को याद रख लेना कि बोलता है these 3 वेक्टर्स, है ना, यूनिट वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सिंपल सी बात है भैया, आई एक्स की डायरेक्शन ये होगी, वाई की डायरेक्शन ये होगी, तो भाई दोनों तो देखो 90 डिग्री बन रहा है, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है सर, ये अगर y की डायरेक्शन है तो ये अपने पास z की डायरेक्शन है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर ये z की डायरेक्शन है, ये x है, तो सर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ये बात अपने को पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो ध्यान से ये देखिएगा। मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूं, ये मेरी बेटी के खिलौने वाली पेन है, मैंने लेकर के आ गया, टूटी फूटी है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। मैंने बोला अपने पास ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस ले लेते हैं। ठीक है, 3 दिख रहे हैं आपको, तो मैंने बोला ये तीनों कैसे होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। ये इधर चल रहा है, ये ऊपर चल रहा है, ये इधर चल रहा है, ये उधर चल रहा है, मतलब तीनों कैसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तीनों कैसे दोस्तों, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इस बात को याद रख लीजिएगा, इस बात को याद रख लीजिएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये अपने पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब इनके बीच में बनने वाला जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा। उसके बाद आता है पोलर वेक्टर, इसको बोलते हैं ध्रुवीय वेक्टर, है ना। तो पोलर वेक्टर को ध्यान से देखते हैं कि पोलर वेक्टर क्या होगा, पोलर वेक्टर क्या होने वाला है। तो पोलर वेक्टर को देखते हैं दोस्तों। पोलर वेक्टर क्या बोलता है कि वेक्टर विच हैव इनिशियल पॉइंट आर अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आर कॉल्ड, क्या बोलता है, पोलर वेक्टर। वे सदिश जिनमें आरंभिक बिंदु या अनुप्रयोग बिंदु होते हैं सर ध्रुवीय सदिश होते हैं। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, पोलर वेक्टर को समझाने की कोशिश करता हूं। क्या बोलता है सर, पोलर वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो बोलता है वे सदिश जिनमें आरंभिक बिंदु या अनुप्रयोग बिंदु होते हैं ध्रुवीय सदिश कहलाते हैं। तो चलिए, अगर मैं ध्रुवीय सदिश की बात करूं, पोलर वेक्टर की बात करूं दोस्तों, तो भाई क्या बात होगी, जैसे मैंने कहा कि ये इनिशियल पॉइंट है, इस इनिशियल पॉइंट से किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ऐसे कुछ। ठीक है, अब ध्यान से देखो, वे सदिश जिनमें आरंभिक बिंदु होता है। मैंने बोला एक ब्लॉक है, भाई एक बिलाक है, एक बिलाक है भाई, ये बिलाक है। इस बिलाक को मैंने बोला भागेंगे, भागेंगे, भाग जा, भाग जा, भाग जा, ये आ गया ब्लॉक यहां पर। ये ब्लॉक कहां गया, यहां पर। सर ये इनिशियल कंडीशन है, प्रारंभिक बिंदु है, इनिशियल कंडीशन है, ये फाइनल कंडीशन है। ठीक है, अब ये यहां से यहां आ गया, मतलब इसने डिस्प्लेसमेंट किया यहां से यहां तक। तो एक बात समझो, क्या इसका आरंभिक बिंदु ये होगा, यस, इसका आरंभिक बिंदु ये होगा, और ये आगे की ओर मूव कर जाएगा, आगे की ओर मूव कर जाएगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं, इसका मतलब सर इसका एग्जाम्पल क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है सर वही क्या है, अपने पास पोलर वेक्टर है। पोलर वेक्टर का एग्जाम्पल क्या हो गया सर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। दूसरी बात, क्या मैं एक एग्जाम्पल यहीं लिख देता हूं, चलो एग्जाम्पल सुनो। सर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट, सर फोर्स भी तो दे सकते हैं, फोर्स ईटीसी एक्सेट्रा। ठीक है भैया, फोर्स भी तो दे सकते हैं। मैंने फोर्स बोला इस पॉइंट से आरंभिक बिंदु से लगा रहा हूं, फोर्स लगा, फोर्स लगा, आगे बढ़ जा भाई, आगे बढ़ जा, फोर्स लगा दिए। यानी कि सर हम पहले यानी कि क्या कर रहे हैं सर, इनिशियल पॉइंट से फोर्स देना शुरू कर रहे हैं, तो इनिशियल और फाइनल। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं सर, अपने पास जिसके पास आरंभिक बिंदु होता है, प्रारंभिक बिंदु होता है, उसे हम क्या बोलते हैं सर, हम ध्रुवीय सदिश बोलते हैं, पोलर वेक्टर बोलते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट या फोर्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सर एक्सियल वेक्टर, अक्षीय सदिश, मैं इतनी चीजें इसलिए पढ़ा रहा हूं, इतने टाइप इसलिए पढ़ा रहा हूं, कहीं ना कहीं ये चीजें यूज आएगी आगे, फिर आपको पता नहीं होता किसको क्या बोलते हैं, इसलिए सारी चीजें मैं लेकर के आ गया हूं। बोलते हैं दिस वेक्टर आर यूज्ड इन अ रोटेशनल मोशन टू डिफाइन रोटेशनल इफेक्ट। डायरेक्शन ऑफ these vectors is always along the axis of rotation in क्या बोलता है आपके पास, accordance which right hand rule, सॉरी स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल। ओके, ध्यान से देखो, इन सदिशों का उपयोग घूर्णी गति में घूर्णी प्रभावों को प्रभावित करने के लिए किया जाता है।
इन सदिशों की दिशा हमेशा दाहिने हाथ के पेंच नियम, दाहिने हाथ के पेंच नियम मतलब स्क्रू रूल का यूज करते हैं, है ना, या दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम का अनुसार इसका किया जाता है। सर ये पेंच नियम को याद रख लेना, और है ना, पेंच नियम को याद रखना और दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, है ना, राइट हैंड स्क्रू रूल या हम थंब रूल का यूज करते हैं। इसका एग्जांपल बताता हूं मैं आप लोगों को, एग्जांपल सुनो फिर समझाता हूं। एग्जांपल एग्जांपल में देखूंगा एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर, या अब देखो अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो भैया एंगुलर मोमेंटम भी दे सकते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी दे सकते हैं, सब दे देंगे। चलो एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं, मोमेंटम। दूसरा एंगुलर को बार बार नहीं लिखूंगा, छोड़ो इसको, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सर एंगुलर वेलोसिटी, ये सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा याद रखो भैया, ये सब क्या एंगुलर है। अब एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, ये सब क्या है सर, एक्सियल वेक्टर है। एक्सियल मतलब अक्षीय, अक्षीय सदिश कैसे, सुनो आगे काम आएगा मेरे दोस्त, आगे काम आएगा, इसको याद रखना, ठीक है। बोलता है इन सदिशों का उपयोग घूर्णी गति में घूर्णी प्रभावों को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। इन वेक्टरों का यूज देखो, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हिंदी में बोलूं क्या, एंगुलर मतलब घूर्णी, घूर्णी मोमेंटम संवेग, घूर्णी संवेग, क्या बोलता है सर, या कोणीय संवेग बोलेंगे इसको, कोणीय विस्थापन बोलेंगे, कोणीय वेग बोलेंगे। ये सभी को रिप्रेजेंट करते हैं, परिभाषित करने के लिए किया जाता है। इनकी दिशा हमेशा दाहिने हाथ के पेंच नियम, यानी सर अगर मैं एक बात बोल रहा हूं, ये एक्सिस हो गई। अब इस एक्सिस के अराउंड किसी भी ऑब्जेक्ट का रोटेशन करवा रहे हैं, रोटेशन करवा रहे हैं, तो भाई डिस्प्लेसमेंट कैसे दिखाएंगे, डिस्प्लेसमेंट कैसे दिखाते हैं आपको पता होगा। अगर ये सर्कल बना दिए, यहां से यहां गए, यहाँ एंगल बनता है थीटा, ये सर डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन बोलते हैं। अभी कोणीय विस्थापन लिखा रहे हो तो क्या किसी पर्टिकुलर एक्सिस के थ्रू दिखाते हैं, यस सर किसी पर्टिकुलर एक्सिस के थ्रू दिखाते हैं। तो इस जब भी हम किसी भी पर्टिकुलर एक्सिस के अकॉर्डिंग, अगर यहाँ टॉर्क भी जो है, टॉर्क भी पढ़ते हैं, टॉर्क भी इसका अच्छा एग्जाम्पल है ना, तो भाई याद रखिएगा कि जब भी हम किसी भी एक्सिस के अकॉर्डिंग किसी चीज को पढ़ते हैं, मतलब अक्ष के अकॉर्डिंग कोई भी गति को पढ़ेंगे, किसी भी कंसेप्ट को पढ़ेंगे, वहां पर जो भी वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, उन वेक्टर क्वांटिटीज को हम क्या बोलेंगे सर, एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। इसको सिंपल से याद, आगे बढ़ते हैं। अब आता है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। चलिए पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर को देखते हैं कि पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर क्या कहता है, क्या कहता है। तो सुनो, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर ये बात कहती है, ये बात कहती है कि मेरे पास ये वेक्टर दिया गया है, ये वेक्टर दिया गया, मैं इसको कहीं पे भी शिफ्ट कर सकता हूं, पकड़ा उठाया, यहां 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 कहीं पे भी कहीं पे भी कहीं पे भी कहीं पे भी, मैं बोर्ड भर में कहीं पे भी नचा सकता हूं, मैं बोर्ड भर में कहीं पर भी इसको नचा सकता हूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग। पैरेलल शिफ्टिंग का मतलब समझो, पहली बात इसका परिमाण ना बदले, पहली बात। दूसरा, दिशा ना बदले। बात समझ में आ रही है क्या, दिशा ना बदले, बात समझ में आ रही है। पैरेलल शिफ्टिंग वेक्टर क्या होता है, पैरेलल शिफ्टिंग वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका परिमाण बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए, जिसका परिमाण बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए। अगर परिमाण बदल गया तो वेक्टर ही बदल जाएगा, परिमाण बदल गया तो वेक्टर बदल जाएगा, दिशा बदल गई तो वेक्टर बदल जाएगा, या दोनों बदल गई तो वेक्टर बदल जाएगा भाई। तो वेक्टर बदलना नहीं चाहिए, वेक्टर बदलना नहीं चाहिए, वेक्टर वही रहना चाहिए, वेक्टर वही रहना चाहिए। वेक्टर को हम डिस्प्लेस कर सकते हैं एक पोजीशन टू अदर पोजीशन, यानी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे हम इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, पोजीशन की बदल सकते हैं, यहां कभी यहां कभी यहां कभी यहां कभी यहां। भैया बस याद रखना इसकी डायरेक्शन को मत बदलना और इसके मैग्नीट्यूड को मत बदलना। अगर मैग्नीट्यूड बदला, डायरेक्शन बदला तो सर वेक्टर ही चेंज। अरे भाई वेक्टर ही चेंज तो भाई फिर कहां से पैरेलल शिफ्टिंग वेक्टर हो जाएगा, भाई वेक्टर ही बदल जाएगा ना। तो वेक्टर को कहां आपने शिफ्ट किया, नहीं किया, वेक्टर को बदल दिया आपने, तो वेक्टर को बदलना नहीं है। वेक्टर को बिना बदले क्या करना है सर, इसको हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, कहीं पर भी रख सकते हैं, आगे काम आने वाला है। ठीक है, आगे आते हैं सर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स देखते हैं, तो याद रखना किन्हीं भी दो वेक्टर के बिटवीन का जो एंगल होगा यानी थीटा होगा, वो या तो 0 डिग्री होगा, या तो 0 से बड़ा होगा, 180 होगा, या 180 से छोटा होगा। इसको याद रखना मेरे दोस्त,
इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना। सर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या कहता है कि किन्हीं भी दो वेक्टर के बिटवीन का जो एंगल होगा, जो एंगल होगा, जो कोण होगा, वो भैया 0 डिग्री होगा, या तो 0 डिग्री से बड़ा होगा, या तो 180 डिग्री होगा, या तो 180 डिग्री से छोटा होगा। 180 डिग्री से कभी बड़ा नहीं होता। या मैं अगर कोण की बात करूं, डेफिनेशन लिख देता हूं मेरे भाई, डेफिनेशन लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। किन्हीं भी दो सदिशों के बीच का कोण हमेशा छोटा कोण होता है, छोटा कोण होता है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मेरे पास एक वेक्टर ये आ गया, दूसरा वेक्टर ये आ गया। भैया ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, मैंने बोला इसके बीच में एंगल ये बन रहा है, भैया एंगल ये भी तो बन रहा है, आप बोलोगे हाँ सर दो एंगल बन रहा भाई। मैंने बोला इसको θ1 दे दो, इसको θ2 दे दो, हाँ दो एंगल बन गया सर, दो एंगल बन गए भाई, दो एंगल बन रहे हैं भाई, दो एंगल बताएंगे भाई, दोनों एक्टर के बीच में दो एंगल ही बन रहे हैं भैया, दो ही एंगल बन रहे हैं। लेकिन इन दोनों में जब जो सबसे छोटा होगा, इन दोनों में हम यहां बोलेंगे सर θ1 इज लेस देन θ2, यानी θ2 से कौन छोटा है सर, θ1 छोटा है। θ2 से कौन छोटा है सर, θ1 छोटा है। अतः चूंकि, अतः ए वेक्टर व बी वेक्टर के बीच का कोण θ1 होगा। बात समझ में आई क्या भाई? देखो ए वेक्टर बी वेक्टर, ये θ1 बना, ये θ2 बना, बात समझ में आ गई? याद रखना, याद रखना, θ1 इज लेस देन θ2, इसीलिए क्या बात हो जाएगी सर, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो कोण बनेगा वो θ1 बनेगा, क्योंकि मैंने डेफिनेशन में लिखा है किन्हीं भी दो सदिशों के बीच का कोण हमेशा छोटा कोण होता है, स्मॉलेस्ट एंगल होता है। सबसे छोटा वाला कोण को हम क्या बोलेंगे सर, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जल्दी से बता दीजिए सर। हम बात बोलने वाले हैं कि हमारे पास कैसा मिलेगा सर, ये इन दोनों वेक्टर के बीच का कोण बनेगा। दूसरी बात, चलो दूसरी बात यहां पर याद रखना, नोट। ये सर नोट बड़े लिखाते हो आप भाई, मैंने पहले ही बोला हूं कंसेप्ट आपके क्लियर करूंगा, कंसेप्ट आपके क्लियर करूंगा, न्यूमेरिकल क्लियर करूंगा, और कंसेप्चुअल जो बातें होगी वो सब चीजें बताऊंगा। मैंने बोला है वादा किया आप लोगों से, वो वादा जरूर निभाऊंगा। सर नोट, नोट में क्या बात याद रखना है ना, दो वेक्टर के बीच का कोण, दो सदिशों के बीच का कोण बीच के कोण का मतलब है, मतलब है या तो वो कोण, वो कोण पूछ, पुच्छो या सिरसो पुच्छो या सिरसो, मैंने सोचा आवाज चले गई, पुच्छो या सिरसो के बीच बना हो। ठीक है, यदि एक पुछ व एक शीर्ष के बीच बना हो तो वो कोण नहीं है। इन बातों को याद रखना मेरे दोस्त, है ना। दो सदिशों के बीच का कोण का मतलब है या तो वो कोण पुच्छों के बीच बना हो या मुच्छों के बीच बना हो, या तो वो पुच्छों के बीच बना हो या तो मुच्छों के बीच बना हो, यानी शीर्ष के बीच बना हो। यदि एक पुछ और एक शीर्ष के बीच कोण बन रहा है तो वो कोण नहीं है, उसको उनको मत मानना, उसको उनको मत लेना, उस कोण को बिल्कुल भी नहीं लेंगे मेरे दोस्त। ध्यान से देखो, एग्जाम्पल देखते हैं।
एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहली बात मैंने कहा कि अगर एक वेक्टर ऐसे है, ध्यान से देखना, अब मैं एग्जाम्पल देखता हूं, एग्जाम्पल बनाने वाला हूं, एग्जाम्पल से मैं पहला एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने बोला एक वेक्टर ये बन गया, एक वेक्टर ये बन गया, ठीक है, यहां 30 डिग्री दे दिए सर। दूसरा एक वेक्टर ये बन गया, एक वेक्टर ये बन गया, यहां पर दे दिए सर 270 डिग्री, ठीक है। तीसरा एक वेक्टर ये बन गया, एक वेक्टर ये बन गया, ठीक है। यहां पर एंगल देख लिए सर हमने, कितना बन गया 120 डिग्री। फिर उसके बाद चौथा हमने ये देखा एक वेक्टर ऐसे बन रहा है ना, एक वेक्टर ऐसे बन रहा, इनके बीच में हमने देखा 60 डिग्री। पांचवा एक वेक्टर ये बन गया, एक वेक्टर ऐसे बन गया, यहां देखा हमने 60 डिग्री। छठा हमने ये देखा कि एक वेक्टर ये बन रहा है, एक वेक्टर ये बन रहा और एक वेक्टर ये बन रहा, ठीक है। यहां पर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, ठीक है, ए बी सी। ये मैंने बोला 60, ये 60 और ये भी 60 ही डिग्री बन रहा, तीनों जगह 60-60 डिग्री बन रहा, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा 7th वाला फॉर क्वेश्चन, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। अब मैंने कहा यहां पर जो एंगल बन रहा वो 90 डिग्री बन रहा, ये 90 डिग्री बन रहा, ये 40 डिग्री बन रहा, ये 50 डिग्री बन रहा। चलो, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, सबको नाम दे दो, ए वेक्टर, बी वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। चलो ध्यान से देखो, आप आंसर भी देते रहिएगा, आंसर भी देते रहिएगा और ये कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। क्या बात होगी सर? तो मैंने बोला ए वेक्टर, ये ए वेक्टर दिया है और बी वेक्टर, इन दोनों के बीच का कोण, तो इन दोनों के बीच का कोण थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा इज इक्वल टू कितने डिग्री? 30 डिग्री। दोनों के बीच में कितने डिग्री कोण बन रहा है? 30 डिग्री एंगल बन रहा है। दिख रहा है भैया? 30 डिग्री दोनों के पूछ से पूछ के बीच में बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो दोनों की पूछ पूछ मिली हुई है भैया, यहाँ कौन बनेगा भाई? कितने डिग्री है सर? 270 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा? 270 नहीं आएगा, ये 90 डिग्री आएगा। मैंने बताया था सर, अगर इधर 270 बन रहा तो इधर कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा बंधु। कितना डिग्री बनेगा? 90। और मैंने बोला था छोटा वाला कौन बनना चाहिए था, छोटा वाला कौन बनना चाहिए था जी? गजब 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 जी गजब, ठीक है। क्या बनना चाहिए सर? 90 डिग्री बनना चाहिए। इसमें फंस गए लेकिन विनय भाई, इसमें फंस गए थर्ड वाले में। यहां पर थीटा याद रखना, थीटा। मैंने क्या बोला था कि सर ए वेक्टर और बी वेक्टर है, क्या मैं इस ए वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूं, इसको थोड़ा आगे बढ़ा सकता हूं? मैंने बोला इधर आगे बढ़ा दो, बढ़ गया भाई। देखो ये शीर्ष और ये देखो पूछ, देखो शीर्ष और पूछ के बीच में बनने वाला कौन था, और शीर्ष और पूछ के बीच बनने वाला कौन को नहीं लेते हम लोग, है ना। तो मैंने बोला इसको शिफ्ट करो, पैरेलल शिफ्ट करे, इसको बढ़ा दिया आगे। अगर ये 120 था तो भैया यहाँ कितना बनेगा सर? यहाँ बनेगा 60 डिग्री। तो यहाँ थीटा कितना रहेगा? 60 डिग्री। थीटा कितना रहेगा? 60 डिग्री। विनय भाई इस बात को समझो, इसको पैरेलल शिफ्ट करेंगे, आगे बढ़ा देंगे तो 60 डिग्री बन जाएगा। देखो दोनों शीर्ष के बीच में बन रहा, मतलब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, इसको कोई चेंज मत करो। ये बी थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री की, इसमें भी कोई चेंज मत करो क्योंकि ये पूछ के बीच में बन रहा है। यहां ध्यान से देखो, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कौन? ए वेक्टर, यहां याद रखना, यहां लिख देते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। यहां ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का जो कोण है वो 60 डिग्री बन रहा। बढ़िया है जी, दोनों पूछ के बीच में बन रहा है। उसके बाद ध्यान से देखो, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर के बीच का कोण देखोगे आप लोग, बी वेक्टर और सी वेक्टर भैया दोनों के शीर्ष के बीच में बन रहा है, मतलब ये भी 60 डिग्री बनेगा। उसके बाद ध्यान से देखो, ए वेक्टर इधर, बी वेक्टर इधर, भैया 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 ध्यान से देखो, गलत बात बन जाएगी सर। ये शीर्ष है, ये पूछ है, शीर्ष और पूछ बनेगा, मतलब इसको पैरेलल शिफ्ट करो, आगे बढ़ाओगे, इधर 60 है तो इधर कितना बनेगा? इसको पैरेलल शिफ्ट आगे करेंगे तो ये 120 बनेगा। मतलब सर ए वेक्टर एंड सी वेक्टर के बीच में जो कोण बनेगा 120 डिग्री बनेगा, ठीक है। आगे ध्यान से देखिए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा 7th क्वेश्चन, याद रखना सर, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कितना कोण? कामना ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कोण सर ये 90 डिग्री मिल रहा, मतलब ये इसको पैरेलल शिफ्ट करेंगे। देखो ये शीर्ष है, ये पूछ है, पैरेलल शिफ्ट करो तो ये भी 90 डिग्री बनेगा। मतलब भैया ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का कोण है वो 90 डिग्री है। चलो अब बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का कोण लेते हैं।
देखो अब इसको क्या करना पड़ेगा, मेरे को पैरेलल शिफ्ट करना पड़ेगा। पैरेलल शिफ्ट कैसे करेंगे, इस सी वेक्टर को इधर आगे बढ़ा दो, सी वेक्टर आगे बढ़ गया, यहां 50 बन रहा, यहां बनेगा भैया 180 में से 50 घटा दूंगा तो 130 बनेगा। इसका मतलब बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का जो कोण है 130 डिग्री बनेगा। और अगर मैं ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का कोण देखूं तो भैया ये 40 डिग्री, इसको आगे बढ़ा दो, या तो हाँ इसको आगे बढ़ा दो, ए वेक्टर को इधर आगे बढ़ा देंगे, आगे बढ़ा देंगे, 40 डिग्री बन रहा था भाई, ये 40 डिग्री बन रहा था, तो इधर कितना बनेगा सर, 40 घटा देंगे तो ये हो जाएगा ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का कोण 40 घटाऊंगा 180 में से तो 40 डिग्री बचेगा। ये बन गया, ठीक है, ओके। याद रखिए याद रखिए याद रखिए याद रखिए याद रखिए, है ना, मैंने सबके बीच का कोण बता दिया हूं, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, देख सकते हैं क्या बातें समझ में आ रही हैं। इसके बाद हमारा आ रहा है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, यानी दो सदिशों का योग। लेकिन लगभग 1.5 घंटे हो चुके हैं दोस्तों, लगातार बोल रहा हूं। ब्लर क्यों हो रहा अचानक क्लास, ब्लर क्यों हो रही है क्लास, ब्लर क्यों हो रही थी, पता नहीं, अभी तो नहीं हो रही है, मेरे पास जो मोबाइल चल रहा है उसमें तो नहीं हो रही है। चलिए कोई बात नहीं, क्या बातें समझ में आ गई, तो अब ठीक है, चलिए ओके ओके ओके, चलिए यहां तक बात समझ में आ गई। दो सदिशों के बीच के त्रिभुज नियम, इसको हम कल देखेंगे अब, क्योंकि 1.5 घंटा लगभग हो चुका है। मैं रेगुलर बोलते जा रहा हूं, मैं रेगुलर बोलते जा रहा हूं भैया, मैं भी थक जाता हूं। तो अब ये इसके बाद का जो कंसेप्ट है वो कल देखेंगे। और यहां पर आपका थैंक यू सो मच, अभी तक बने रहे। और दोस्तों इस बात को याद रखिएगा, है ना, आज इतना ही। जी जी सरस्वती जी, जी जी जी, आज इतना ही, आज थक चुके हैं और आज इतना। हाँ मेरे को एक बात, एक कमेंट करेंगे, क्या आज के क्लास में मजा आया, क्या इतना बेसिक चीजें आपको पता थी, क्या इतनी बेसिक चीजें आपको पता थी, जल्दी से बता दीजिएगा। जी 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 जी, वेलकम वेलकम वेलकम, ठीक है। इसको हम ना रिकॉर्डेड लेक्चर को यूट्यूब पे भी शेयर कर देंगे आज, इसको मैंने यूट्यूब पे भी शेयर कर दूंगा, क्योंकि यूट्यूब में भी बच्चों को पता तो चले कि यहाँ पर फिजिक्स कैसी पढ़ाई जा रही है। ऐसा कहीं नहीं पढ़ाया जा रहा है दोस्तों, मैं रियली बता रहा हूँ, इतना डिटेल कोई नहीं पढ़ाएगा। मैं ये जेई लेवल का पढ़ा रहा हूँ, ये जेई है, जी जी जी, ये जेई लेवल की बातें पढ़ाई जा रही है, पूरा जेई में पढ़ाते हैं, ये जेई में पढ़ाते हैं इतना, है ना, जेई का पूरा कंसेप्ट पढ़ रहे हैं दोस्त। तो चलिए इसको हम वहां पर यूट्यूब पे भी शेयर कर देंगे, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताइए कि फिजिक्स किस लेवल की पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए तो दोस्तों कल पढ़ेंगे। हाँ आज मैं आप लोगों के लिए अभी कुछ समय बाद क्या लाऊंगा, आपने भी जैसे विनय भाई ने बोला, तो मैंने 2 डीपीपी शेयर किया था, एक बार अभी एक दिन क्या किया था, पहले एक डीपीपी शेयर किया था और कल एक डीपीपी शेयर किया था, दोनों के भी मैं आप लोगों को सॉल्यूशन आज प्रोवाइड करवाऊंगा यूट्यूब पे आ जाइएगा लाइव, क्योंकि अब समय हो चुका है, नहीं तो विनय भाई यही बता दिया रहता मैंने, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, और कल का लेक्चर बहुत मजेदार होगा, ऐसे ही लाइव आते जाइएगा, कहीं डाउट होंगे तो क्लियर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।